हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो डेप्रिसिएशन। काफी सिंपल टॉपिक है। वैसे आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं जून 22 में यहाँ पे एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आप लोगों को 10 मार्क्स का आया था। 10 मार्क्स का जून 22 में आया था। और ये जो यहाँ पे जैन 21 में 4 मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, एक्चुअल में जुलाई 21 के थे वो 4 मार्क्स। ओके, सो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है। सो जैसे कि जून 22 में 10 मार्क्स का है तो उसके पहले 5, फिर 4, फिर 10, 10-5, 10-5 चलते रहता है। तो आपके अटेम्प्ट में भी इस पे कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आने ही आएंगे। पिछले 5 अटेम्प्ट में देखे, हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे आया ही है। ओके, सो हम शुरू करते सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे। मैं कहता हूं कि सपोज हमने कोई ऐसे एक्सपेंडिचर करे जिसके बेनिफिट हम लोगों को 1 साल से ज्यादा तक मिल रहे, लॉन्ग टर्म तक उसके क्या मिल रहे, बेनिफिट मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जब भी आपका लेक्चर जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे सामने एक कैमरा, एक सिस्टम लगा हुआ है वो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस कैमरे का बेनिफिट मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही मिल रहा है, मैं 3-4 साल से इस कैमरे को यूज कर रहा हूँ और कुछ 2-3-4-5 साल आगे भी शायद इसको यूज करूँ। तो इस कैमरे का बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग है, कोई कंप्यूटर है, व्हीकल है। तो ये ऐसे खर्चे उस एंटिटी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने करे जिसके बेनिफिट उसको कब तक मिलने, लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलेंगे। और ये जो खर्चे किए उन लोगों ने रीसेल के पर्पस के लिए नहीं करे। मतलब ये जो खरीदा गया रीसेल के लिए नहीं करे। जो चीज आप रीसेल के लिए खरीदते हो वो तो आपका गुड्स हो जाता है। वो परचेज जो होता है, आपने जो भी परचेज आपने रीसेल के लिए करे तो वो क्या हो गया, आपका गुड्स हो जाता है। तो ये नॉट फॉर रीसेल और इसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ रहना चाहिए। एक जैसे कि लिमिटेड यूजफुल लाइफ एक लैंड की नहीं होती है तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये जो एसेट्स है आपकी, इसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए, नॉट फॉर रीसेल, और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहिए। अभी ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे इन एक्सपेंडिचर को हम लोग बाइफरगेट कर पाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म के बेनिफिट दे रहा है, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से, कोई चीज रहती है उसको ट्रीट करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो इसलिए, द रीजन इज दैट, क्योंकि आपने अगर इस खर्चे को अगर मैं कहता हूं, इस खर्चे को अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूं, ये पीएनएल अकाउंट है। इस पीएनएल अकाउंट में मैंने इन एक्सपेंसेस को क्या किया बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है एसेट्स, इसको मैंने खरीदा, ये खर्चा किया इसके पीछे, और ये एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, ट्रक हो गया, ये आपने जो चीजें खरीदे उसको आपने पीएनएल में डेबिट करे। बल्कि मेरे को इसका बेनिफिट कोई 1 साल तक नहीं मिलने वाला, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा तक के मिलने वाला है। तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस लेके जाते हो जिसका बेनिफिट आपको, एक्सपेंस और इनकम जिसका बेनिफिट आपको उसी साल का है, उसी साल का सिर्फ आपको बेनिफिट उसी साल आपको मिला, वो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे लेके जाते हो। लेकिन ये जो एसेट्स है, कार, ये आपका ट्रक हो गया, बिल्डिंग हो गई, या कंप्यूटर हो गया, या कोई और अदर एसेट, इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है। तो ये गलत होगा कि आप सारे के सारे एक्सपेंस को एक ही साल में आप पीएनएल अकाउंट में अगर लेके चले जाओगे तो आपका प्रॉफिट एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनफैक्ट आपको आगे अभी उससे बेनिफिट मिलना बचा है। तो मैंने कहा आपसे दूसरा यहाँ पे, अगर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रही बैलेंस शीट, मैंने इन एक्सपेंडिचर को पहले मैंने क्या करा, इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करा, और ओवर द पीरियड अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका बेनिफिट नेक्स्ट 5 ईयर तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैंने कहा अगर मुझे इसका नेक्स्ट 5 ईयर तक बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसको एज एन एक्सपेंस मैं नेक्स्ट 5 ईयर तक पीएनएल में लेकर जाऊं। तो 1 साल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपने सब इसकी कीमत थी कंप्यूटर की सपोज 10,000 रुपये, एग्जाम्पल 10,000 रुपये में सब आता नहीं, 10 लाख ले लो, चलो 10 लाख भी बहुत महंगा हो गया, चलो ले लो कोई बात नहीं। तो 10 लाख रुपए का ये कंप्यूटर है। अब मेरे को 5 साल इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं 5 साल तक एग्जाम्पल 2-2 लाख रुपए इसको पीएनएल में लेके जाऊंगा। तो अब अलग अलग मैथड होती है, SLM WD, अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये आपका 10 लाख रुपए, इसमें से ये 2 क्या हो गया माइनस, तो ये 8 आया, और ये 8 आपने इस साल 2 लाख रुपए, ये 8 आउटर कॉलम पे आया, और 2 से जो डेप्रिशिएट करी 2 लाख रुपए पीएनएल में लेके जाऊंगी। तो ये आपकी फिक्स एसेट थी पहले साल जो 10 लाख की आपने ली, 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हुई, 8 बची। फिर ये 8 नेक्स्ट ईयर, ये थे एसेट की वैल्यू, 2 लाख से उसकी वैल्यू कम हुई, 6 बचा। फिर आपका तीसरे साल ये 6 लाख था, उसमें से 2 लाख कम हुई, 4, फिर 4 में से 2 गए, फिर 2 में से 2 गए, ये 0।
तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है बच्चों की, यहाँ पर जो आप लोगों की ये जो एसेट है ओवर द पीरियड ऑफ डेप्रिशिएट जो उसकी वैल्यू जो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो डेप्रिशिएट वैल्यू को पीएनएल में चार्ज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी की पूरी एसेट की वैल्यू को पीएल में चार्ज कर दो। वो तो लॉजिकली भी गलत हो जाएगा ना। आप बोलेंगे उसके बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिल रहे और उसको मैं पीएल में एक्सपेंसेस उसी साल का बता दूं तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, जो कि गलत है। इनफैक्ट अगर आप कोई बैंक में लोन लेने के लिए कोई एंटिटी जब अप्लाई करते हैं तो वो उसकी एसेट भी दिखती है। तो वो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, उसका प्रॉफिट भी कम हो जा रहा है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसकी एसेट भी कम हो जा रही है, क्योंकि एसेट का पूरा पीएल में बता रहे हो, तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है, इधर एसेट भी कम हो रही, तो वो गलत है। तो इसीलिए उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको प्रॉपर पीएनएल हम उसको प्रॉपर कहाँ एसेट साइड में बताएं और ओवर द पीरियड उसको क्या करें, डेप्रिशिएट। अब मैं डेप्रिसिएशन वाले पार्ट पे आता हूँ, जैसे इस चैप्टर का हम जो हम रिवाइज करें, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड एसेट। पहले फिक्स्ड एसेट की वैसे देखा जाए, अब इसको फिक्स्ड एसेट के नाम से बुलाया नहीं जाता, आप सी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10। तो वो फिक्स्ड एसेट को किस नाम से बुलाया जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से वो बुलाता है। तो क्या मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप उसको फिक्स्ड एसेट बोलो। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट हियर। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए बच्चों, पहले ये तो देखो जिस पे डेप्रिशिएट करना है अपने, जो चीज जिस चीज पे अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे वो क्या होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल जिसको टच कर सकते, ये पेंसिल को टच कर सकते, हाँ ये टेंजिबल है। आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है। जैसे कि कोई मशीनरी हो गई है, मशीनरी हो गई, वो प्रोडक्शन जब हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें वो यूज हो रहा है। तो आपने कोई उस मशीनरी को क्या रीसेल करने के लिए आए क्या, नहीं सर वो मशीनरी को हमने रीसेल करने के लिए नहीं लाए। तो मशीनरी को हमने रीसेल करने के लिए नहीं लाए, लेकिन वो किस में यूज हो रहा है आप लोगों का, वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, रीसेल करने नहीं है, हम जो मैन्युफैक्चर चीज कर रहे हैं उसमें मदद कर रहा है हमको। आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे डिलीवरी वैन दिख रही, तो गुड्स को आपको सप्लाई करने में मदद कर रहा है ना। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। मैं एग्जांपल देता आपको, मेरे हाथ में पेंसिल है, अभी पेंसिल है, तो मैं कहता हूँ ये टेंजिबल है, हाँ। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, टेंजिबल है, विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में मगर सप्लाई सर्विसेज, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जो टीचिंग कर रहा हूँ इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। तो जो टीचिंग कर रहा हूँ इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और फॉर रेंटल टू अदर, रेंटल टू अदर्स मतलब आपने ये सर्विसेज, देखो पहली चीज आपका ये एक टेंजिबल आइटम है जो प्रोडक्शन के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। दूसरी चीज ये आपने रेंटल टू अदर्स, मैं बोलता हूँ मेरे कैब है, कोई कार है, आपने रेंटल टू अदर्स दी, तो आपने कोई वो जो कार है वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, वो तो रेंटल टू था, आपने दूसरों को किस पे दिए, रेंट पे दिए। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपने या तो उसको यूज करते एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, अगर मैं एग्जांपल दूं तो फर्नीचर हो गया आप लोगों का, or for administrative purpose, and are expected to be used during more than a period of 12 months। obviously उसको 12 महीने से ज्यादा उसको यूज करने के लिए एक्सपेक्टेड उसकी लाइफ लेंगे, ऑब्वियसली 12 महीने से कम रहे, तो वाई शुड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट। अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी लाइफ ही 12 महीने से कम है, तो डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई, क्योंकि आप उसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही ले रहे हो ना, उसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही ले रहे हो, तो आप क्या करो फिर उसको पीएनएल में ही चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी जो हम उसको यूज करेंगे दैट शुड बी मोर देन 12 मंथ। So this is property plant and equipment. Now we call to fix this it, now we call PP as per accounting standard 10। now वो आप AS10 C इंटर में पढ़ोगे। now वो कहता है हमसे कि fixed asset which have a limited useful life are known as depreciable asset। वो फिक्स एसेट जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है वो डेप्रिशिएबल एसेट और उसी पे डेप्रिसिएशन लगता है। एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन वो एसेट फिक्स एसेट जो उसकी कोई लिमिटेड यूजफुल नहीं। एग्जांपल लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और अगर आपके उसकी जमीन है तो जनरली डेप्रिशिएट नहीं होती। अब आपके फैमिली में पूछना कोई फोर फादर की, कोई आपके है ना, आपके पापा के पापा है ना, आपके फोर फादर, आपकी फैमिली में कोई फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी क्या हुआ आपको ओवर द वो मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास हुई, फिर आपके पास वो प्रॉपर्टी सपोज आई वो, तो आप ये बोलोगे कि हमारे जो फैमिली थे, फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने जब आपके फैमिली के सीनियर मेंबर्स ने जब वो प्रॉपर्टी खरीदे, तो प्रॉपर्टी सपोज बहुत ही कम कीमत होगी पहले के ज़माने में, जब बहुत कम कीमत होगी, लेकिन आज वो ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, अप्रिशिएट होती है।
तो जमीन की वैल्यू जनरली डेप्रिशिएट नहीं अप्रिशिएट होती है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन लैंड पे इसलिए चार्ज करा नहीं जाता है। ओके, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। सो डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही। क्यों रिड्यूस हो रही है, अब उसके कारण बताएं। तो यहाँ पे हमको कहते हैं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है, इट्स यूज, अब क्यों कम हो रही हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूज। आप कोई भी एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती, कम होती है। पैसे एफ्लिक्शन ऑफ टाइम, टाइम की जाने से भी वैल्यू क्या हो जाती, कम। कई बार आप बोलोगे नहीं नहीं सर हम उस फिक्स एसेट को यूज नहीं कर रहे, हम उस फिक्स एसेट को यूज नहीं कर रहे, आप बोलते हैं फिक्स एसेट को यूज हम लोग नहीं कर रहे, हमने रख दिया, हमने कोई फिक्स एसेट खरीदे और उसको ला के अलमीरा में रख दिए और बोले कि नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल को बोले कि नहीं 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 सर मैं यूज नहीं करूंगा, आपने क्या कर उसको उसको अलमारी में रख दी, बेटा अलमारी में रख दिया आपने। आप आपने उसको जब रख दी है घर पे कहीं संभाल के उसको रख दी, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होगी, इवन दो आपने उसको यूज नहीं करे। तो कोई एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कौन सी चीज से डेप्रिशिएट हो रही है, उसके यूज करने से डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर बच्चे उसको टाइम के जाने से भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। आखिरी में कहते हैं ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस। अब उसकी वैल्यू क्या होती है कि आपको कोई मार्केट में टेक्नोलॉजी नहीं आती है, उसकी वजह से भी हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मैं पहले मोबाइल जब आते थे नॉर्मल बटन्स वाले आते थे, जब वो मोबाइल फिर ब्लैकबेरी आए बटन्स वाले, आई मीन टू से उसमें ABCD ये सब नहीं लिखा रहता था, वो 1 2 3 4 ऐसा 9 तक लिखा रहता था। और फिर उस पर वो हर नंबर के ऊपर ABC ऐसे 3 बार क्लिक करो तो C आएगा, सब ऐसा रहता था पहले। फिर ब्लैकबेरी वाले मोबाइल है, इसमें ABCD पूरे सारे लेटर्स हुआ करते थे। फिर आईफोन ने टच स्क्रीन लेकर आए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट होती है वो डेप्रिशिएट क्यों, इसके डेप्रिशिएट होने के कारण है कि टाइम के जाने से डेप्रिशिएट होती है, आपके यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है, और टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सो डेप्रिसिएशन होता है क्या, जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसको ओवर द पीरियड अपने को एलोकेट करना है। तो डेप्रिसिएशन इज अपोर्शनमेंट of cost of asset net of estimated scrap value over its estimated useful life। तो वो कहते हैं कि भाई डेप्रिशिएट क्या करना रहता है, तो उसकी वैल्यू का आपको ओवर द पीरियड एलोकेट करना होता है उसको। पोर्शन मतलब ओवर द पीरियड उसको पीएल में चार्ज करना है, लेकिन पूरा का पूरा पीएल में चार्ज नहीं करते, क्योंकि जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट, भले ही हम उसका रीसेल के इंटेंशन से हमने उस एसेट को नहीं लाए, लेकिन वो जो एसेट हमने भले ही रीसेल की इंटेंशन से उसको लेकर नहीं आए, लेकिन वो एसेट क्या करेंगे बच्चों, आज नहीं तो कल जब खराब हो जाएंगे उसको शायद हम बेच ही देंगे उसको, भले ही कम कीमत पे जो भी जाए। तो जो कीमत पे एस्टिमेट करे हमने कि एस्टिमेट जो करे कि इस कीमत पे हम उसको बेचेंगे, जब आपने एस्टिमेट करे कि इस कीमत पे उसको आप बेचोगे बच्चों, तो वो तो आपको कॉस्ट उतने से कम होना चाहिए, इसलिए जो उसकी जो कॉस्ट होती है एसेट की उसमें से एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू बोलो, ये स्क्रैप वैल्यू बोलो, उसमें से क्या करते हैं माइनस, और ओवर द यूजफुल लाइफ जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल है, उस यूजफुल लाइफ में उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो 3 फैक्टर ऐसे जो फैक्टर टेक इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन केस में आपको 3 फैक्टर कंसीडरेशन अब ध्यान रखना है। कौन से 3 फैक्टर है जो ध्यान रखना है आपको बेटा, पहला कि कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट होती है वो कौन कौन सी चीज जो कौन कौन सी चीज सबसे पहले फिक्स एसेट की कॉस्ट में आता है। वैसे तो आप देखा जाए तो AS10 जब आप सी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे बहुत डिटेल में वहाँ पे देखोगे, फिक्स एसेट का ही वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत डिटेल में आप वहाँ पे देखोगे। लेकिन आपको बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए कि कोई भी जो फिक्स एसेट होती है जी रेडी टू यूज के पहले, वो रेडी हो गई, अब यूज करने लायक हो गई, यूज करने लायक हो गई, उसके पहले कि जो भी खर्चे होते हैं उस एसेट के लिए उसको हम उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे फॉर एग्जांपल वहां पे AC लिखा हुआ है कितने का, 50,000 रुपए का। ये देखो यहाँ पे ये AC लिखा हुआ है बच्चों, ये AC लिखा हुआ है कितना, 50,000 रुपीज का। अब मैं आपसे कहता हूँ कि AC जो 50,000 रुपीज का आपका यहाँ पे, तो सपोज 50,000 का AC लेकर आए, एग्जाम्पल सपोज में जो स्टूडियो है जहाँ पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो स्टूडियो में मैंने देखा कि यहाँ पे एक AC लगा हुआ है, तो एग्जाम्पल समझाने के लिए उसकी 50,000 की कॉस्ट है। तो मैंने 50,000 रुपीज का AC परचेज किया, मैंने उस AC उस शॉप वाले को बोला कि यार AC मेरे ऑफिस में भिजवा देना, तो उन्होंने बोले सर फ्रेट का खर्चा 1,000 रुपये आएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपये में दे दूंगा।
तो 50,000 रुपये का एसी, 1,000 रुपये का फ्रेट हो गया। अब वो एसी मेरे सामने आके रखा हुआ है, एसी मेरे सामने आके रखा हुआ है। अभी एसी सपोज मेरे सामने आके रखा, तो मुझे ठंडा करेगा क्या? नहीं, वो रेडी टू यूज हुआ नहीं, उस एसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा जब वो रेडी टू यूज होगा। तो मैंने कहा भाई साहब वो इंस्टॉलेशन के लिए जो टेक्नीशियन है, जो बंदा है टेक्निकल, जिसको इसका नॉलेज है, वो आया, उसने क्या करा, इंस्टॉलेशन के लिए बोला सर मैं 2,000 रुपये लूंगा, एसी को मैं इंस्टॉल करूंगा 2,000 रुपये देगा। तो मैंने खर्च कितना किया, 50,000 रुपये का एसी। मैंने खर्च कितना किया, 50,000 रुपये का एसी, फ्रेट 1,000 रुपये का, और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने, 2,000 रुपये के। तो टोटल मैंने इसके पीछे कितना खर्च किया, 53,000 रुपये। तो रेडी टू यूज के पहले जो आप खर्च करते हैं, रेडी टू यूज के पहले जो आपने खर्च किए, उस एसी की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो ये कॉस्ट का हिस्सा कितना है यहाँ पे, 53,000। ये कितना, 53,000 उस एसी की कॉस्ट का क्या है, ये हिस्सा है। तो ये एक हुआ कि कॉस्ट ऑफ एसेट इंपॉर्टेंट। दूसरा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो क्या उसकी लाइफ ऑफ एसेट चेंज होती है कि हाँ, देखो क्या होता है वैसे जो आपने आपको इंटर में इतना सॉरी फाउंडेशन में इतना डिटेल में शायद ना पूछे, लेकिन मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, तो मैं आगे अभी रीड कर, तो पहले चलो तीनों में बोल देता हूँ। सेकेंड, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, क्या आप एक एस्टिमेट करते हो कि इस एसेट की लाइफ कितनी होगी, 10 साल, 15 साल, एक एस्टिमेट करते हो। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एसेट को डिप्रिशिएट करना है वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वाले पीरियड में। तो इसमें हमको दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है डेप्रिसिएशन के वक्त, वो क्या, एस्टिमेटेड उसकी लाइफ कितनी उस एसेट की। और तीसरा आपका होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू? आप ये इस चीज को ध्यान से समझना। आप ये एस्टिमेट करते हो, मगर एस्टिमेट करते कब करते हो, जब आप एक्विजिशन के वक्त, जो आपने कोई फिक्स एसेट को खरीदे, जब आप एस्टिमेट करते हो स्क्रैप वैल्यू, कब की स्क्रैप वैल्यू को, जब वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाएंगी। जबकि ऑब्वियसली आज तो स्क्रैप आज नहीं बेचोगे ना उसको, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जब आप उसको बेचोगे, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप स्क्रैप वैल्यू क्या करते हो बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये भी आ गया पढ़ने के लिए। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्या करते हो, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हो। मगर स्क्रैप वैल्यू कब, जो उसकी यूजफुल लाइफ जब खत्म होती है और आप बेचोगे तो कितने में अंदाजन बिकेगी, वो भी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो दो चीज आप यहाँ पे एस्टिमेट करते हो, एक तो आपकी उसकी लाइफ और दूसरा स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ पे मैं आपको तो कॉस्ट ऑफ एसेट भी, कॉस्ट ऑफ एसेट तो आप जो भी रेडी टू यूज के पहले जो खर्च करते वो भी वो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट होता है। लेकिन सर आपने जो, मैं ये तीनों चीज क्या चेंज हो सकती है क्या? तो पहले तो दो चीज, अगर मैं बोले एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोलूँ बच्चे, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बोलूँ, तो वो चेंज हो सकती है, आपने एस्टिमेट करे ना। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने 10 साल लाइफ एस्टिमेट करा, लेकिन आगे चल के आपको लगा नहीं 12 साल उसकी लाइफ है, इट मे हैपन। क्यों नहीं हो सकता, आपने पहले एस्टिमेट करे लेकिन उसकी लाइफ क्या है, ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि स्क्रैप वैल्यू जो आपने सोचे थे, अब बाद में वो एस्टिमेट चेंज हो गया, आपको पहले जो जिस हिसाब से आपका नॉलेज था, आपने उसके हिसाब से आपको लगा कि मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू इतनी रहेंगी। फिर बाद में इंजीनियर साहब और इंजीनियर साहब ने बोले नहीं 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 नहीं, इसकी लाइफ तो सॉरी इसकी स्क्रैप वैल्यू तो ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। तो वो एस्टिमेट चेंज हो सकता है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट भी चेंज होती है। आप फिर कैसे होती कॉस्ट ऑफ एसेट चेंज हो सकती है, आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से जब ग्रांट मिलती है, तो सपोज मैंने कोई मशीनरी खरीदा 10 करोड़ रुपए की, तो गवर्नमेंट ने, हमने तो 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, हमने उसको 10 करोड़ रुपए बता दी। 3 साल बाद गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये 10 करोड़ जो थे उसमें से 2 करोड़ हम आपको देते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो 10 करोड़ की मशीनरी में से 2 करोड़ हम आपको देते। तो 2 करोड़ हमको जो गवर्नमेंट ने दी, उसकी कॉस्ट तो उतने से कम हो गई। क्यों सर? क्योंकि मेरे जेब से तो फिर 8 ही गए ना, 10 गए, गवर्नमेंट से 2 मिल गए, 8 ही मिले। तो वो AS12 आता है गवर्नमेंट ग्रांट, फिर बोलता है कि उसकी कॉस्ट को कम कर दो, तो कॉस्ट में ऑल्सो चेंज। तो वो ठीक है, तो कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी चेंज हो सकती है, और आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो ये चेंज होता है तो क्या, ये फैक्टर मेरे को कंसीडर करना है, लेकिन अगर ये चेंज होता है तो फिर क्या करना है, तो चेंज होता है तो फिर मैं आपको बताऊँ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिए जाते हैं, आगे अपन बात करेंगे। आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर भी कहीं कवर किया, चेंज होता है तो क्या करता है बताऊंगा मैं आपको, है आपको अभी आगे हम यही डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सबसे पहले बेटा नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि डेप्रिसिएशन से अगर आपने प्रॉपर चार्ट, डेप्रिसिएशन अगर आपने नहीं लिखे डेप्रिसिएशन, तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखे तो प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका जो पहली चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा वो सही नहीं आएगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन सही नहीं लगाए तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन आप P&L में डेबिट करते हो,
उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन सही नहीं लगा तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करूं तो जो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट का वो जो फिक्स एसेट अगर आपने डेप्रिशिएट कम ज़्यादा करे तो फिक्स एसेट की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो ना फाइनेंशियल पोजीशन सही बता पाएगा, ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही बता पाएंगे। उसके व्हेन डेप्रिसिएशन स्टार्ट, जब भी वो रेडी टू यूज, अब ये चीज़ याद रखना है, इवन देयर इज डिफरेंस बिटवीन पुट टू यूज एंड रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब होगा तैयार हो गई, यूज करने लायक हो गई, लेकिन आपने यूज करे नहीं वो बात अलग है। आप यूज कर नहीं रहे हो बात अलग है, लेकिन वो रेडी हो चुकी है, रेडी, व्हेन रेडी टू यूज, ओके, इवन नॉट येट पुट टू यूज। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 4 बस है हमारे पास, ये 4 क्या हमारे बस है, हमारी स्कूल है और हमारे स्कूल के 4 बस है, और 4 बसेस में हमने बोले कि सर ये जो स्कूल के प्रिंसिपल, ये स्कूल का मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि 3 बसेस को यूज़ करेंगे और जो चौथी बसेस को फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ हम रखेंगे। अर्जेंसी के केस में हम लोग क्या करेंगे, इस बस को यूज़ करेंगे, चौथी वाली बस को। तो क्या चौथी वाली बस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? नहीं, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों डेप्रिसिएशन लगेगा? कि वो रेडी टू यूज़ है, वो रेडी है यूज़ करने के लिए। तो अगर वो रेडी टू यूज़ है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन एक्सपेंडिचर। जनरली लोग समझते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है उसमें कैश आता नहीं, ये बस है, डेप्रिसिएशन की एंट्री में कैश नहीं आता। लेकिन जब आपने वो एसेट खरीदे होंगे जब तो कैश आएगा। देखो आप स्क्रीन पे आपने फिक्स एसेट परचेज करे सपोज 10 लाख की, तो आपने एंट्री पास करी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 टू कैश अकाउंट 10, तो आपने एंट्री पास करी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 टू कैश अकाउंट 10। तो यहाँ पे कैश क्या, वो इसकी बात नहीं कर रहे। जब आप इस फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करते हो तो एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट की एंट्री पास करते हो, आप एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन, आप एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो जब आपने एंट्री पास करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन जब आपने यहाँ पे ये डेबिट करे और टू फिक्स एसेट, इस एंट्री में कहीं पर भी आपको कैश दिख रहा है क्या? नहीं। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिशिएट जो करते, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। बट ऑब्वियसली जब उस एसेट को आपने परचेज किए थे, जब एसेट को आपने परचेज किए थे तो उसकी कोई कीमत पे करे आपने। लेकिन जब डेप्रिशिएट करते तो डेप्रिशिएशन के वक्त कुछ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ओके, अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की हम लोग यहाँ पे बात करें, वैसे तो कोई और मेथड्स भी, लेकिन अभी हम डिस्कस भी करेंगे, दूसरी मेथड्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करें सिर्फ आपकी 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। तो ये 2 मेथड अलग अलग है, इसमें कैलकुलेशन जो करते हो अलग है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो एक होती है आपकी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग एक अलग चीज है और डेप्रिसिएशन की मेथड एक अलग चीज है। जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होती है अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मेथड्स की बात कर रहा हूं। जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपकी होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो गई या WDV मेथड, वो आपको पता होगा, मैं भी बोलूंगा भी, लेकिन आपको पता भी हो। तो ये जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, इसमें कैलकुलेशन अलग होता है, कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, अमाउंट अलग अलग आती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जैसे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, WDV में जो उस साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू रहती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो आपने कैलकुलेशन दोनों में अलग अलग हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग जो डेबिट क्रेडिट जो हम करते हैं वो सेम होता है। अब अकाउंटिंग के भी 2 तरीके होते हैं आपके, जैसे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे कैलकुलेट, ये 2 मेथड आपकी, पहले तो स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और WDV को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से ये बुलाते हैं। अब उसके बाद अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, देखो ये जो मेथड्स है, ध्यान से सुनना, ये जो मेथड्स है SLM हो गई या WDV, इसके अलावा दूसरी मेथड्स उस पर मैं बात करूंगा। तो ये जो मेथड्स हो गई आपकी, SLM हो गई, WDV हो गई, ये जो मेथड्स है आपकी, ये आपको कैलकुलेशन अलग अलग इसमें होता है। लेकिन मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन किसको क्रेडिट करते हैं? अब एसेट अकाउंट जो होती है उसको क्रेडिट करते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा एक डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट बोले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो दोनों के तरीके से मैं अकाउंटिंग सिखाता, एंट्री सिखाता हूं आपको। लेकिन लेकिन बच्चों यहाँ पे जो मगर यहाँ पे ख्याल रखना कि जो डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, अकाउंटिंग तो एक हो सकता है कि आप एसेट को क्रिएट करो, या दूसरी हो सकती है एसेट को क्रेडिट ना करते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करे। वो एक हुआ कि आपने या तो एसेट को क्रेडिट करे, या तो एसेट को क्रेडिट करे, या तो फिर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करे। ये एक तरीका हो सकता है बच्चों। दूसरा एक तरीका हो सकता है एसेट को क्रिएट करो, दूसरा तरीका जो अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रिएट करे। तो ये 2 तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मगर मैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जब बोलता हूँ, जब मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ, तो डब्ल्यूडीवी में कैलकुलेशन कैसे करना है, अमाउंट, जब हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो अंडर डिफरेंट मेथड द डिफरेंट अमाउंट विल कम. अंडर द एसएलएम the amount of depreciation will be different. Under the WDV the amount of depreciation will be different. Here when we do the calculation by different method, basically we are calculating the amount of depreciation. That's a different issue. But when we talk about the accounting of depreciation, there are two ways. First, to credit to depreciation, to credit to asset account, and another one is to credit to provision for depreciation account. So the methods of depreciation and the accounting of depreciation is two different things. Okay, under the method of depreciation we are calculating the amount of depreciation under different method. For example, WDV, SLM. There are other methods also, production unit method, machine hour method, depletion method. So there are different methods, some of digit method, different method we are calculating the amount of depreciation. But when we talk about the accounting of depreciation, in that case what we are doing here, we are crediting to asset account, or alternatively we can also create a provision for depreciation account. Okay, so first discuss about the straight line method and WDV method, then we will talk about the how we are going to do the accounting of depreciation under when we do the credit to asset account, how we are doing the accounting in that case, and when we credit to provision for depreciation, in that case how we pass the journal entry. We will discuss about it. First let's discuss about what is the difference between the straight line method and WDV method. So first, the amount of annual depreciation on a fixed asset are same every year. If the life of asset is given, if the life of asset is given, the depreciation will be calculated as follow: amount of depreciation equals to cost of asset minus scrap value divided by life of asset. If the percentage of depreciation is given, then every year that percentage will be applied on the original cost. जनरली आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन देते, और जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिए तो एसएलएम मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है. ये आपको पता होगा, कोई रिवाइज करने लायक चीज नहीं. परसेंटेज जो वो आपको जो परसेंटेज आप जो लगाते हो डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड पे किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते. और डब्ल्यूडीवी मेथड में जो हर साल की जो आपकी वैल्यू रहती है, हर साल की जो आपकी वैल्यू रहती है फिक्स एसेट की, उस हर साल की उस ओपनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते जाते हैं, जब भी आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन उसने दिया. वैसे एसएलएम में अगर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे भी कैलकुलेट होती है. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट. लेकिन जनरली वो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देता. मैंने जो ऑब्जर्व किया एग्जाम के क्वेश्चन में, दे विल गिव द परसेंटेज, दे विल गिव द परसेंटेज के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या. ओरिजिनल अगर एसएलएम मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 लाख की एसेट है, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, नेक्स्ट ईयर फिर 10 लगाया आपने. लेकिन जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड से दे रहे हो तो 1 लाख की एसेट है, फिर आपने 10,000 यहाँ पे लगाए, मगर नेक्स्ट ईयर आप 1 लाख पे 10% नहीं लगा रहे हो, आप जो 90,000 ओपनिंग बैलेंस है उस पर 10% लगाओगे, वाई आपका 9,000. ओके, तो ये फर्क होता है इसमें एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में. अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री बहुत ध्यान से समझना बच्चों, और आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे. मैंने कहा पे कि पहले डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट. अब ये वाली इस पे सिर्फ ध्यान दो, इस पे अभी ध्यान नहीं देना. मैंने एसेट परचेज किया, तो एसेट परचेज किया तो क्या एंट्री पास की. जब मैंने एसेट परचेज किया तो मैंने एंट्री पास किया एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मैंने एंट्री पास किया एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. लेकिन जब उसमें डेप्रिसिएशन लगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मैंने एंट्री पास किया, और मैंने उस पर जब डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन जब लगाया तो मैंने एंट्री क्या पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, यहाँ पे किसको क्रेडिट किया, यहाँ पे एसेट अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया. तो पहले एंट्री पास किया एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अरे भाई इधर आ जाओ, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंट्री पास किया. लेकिन उसके बाद जब डेप्रिसिएशन लगाए तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड. दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड. एसेट हो रही, डिक्रीज इन एसेट हो रही, तो क्रेडिट करे. अब क्या होगा, जब आपने एसेट बेचे तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. वैसे हमारा पर्पस एसेट खरीदने का ये नहीं होता कि उसको रीसेल कर ले, लेकिन जब वो खराब हो जाती है तो हम उसको बेच ही देते, लेकिन डेली नेचर ऑफ बिजनेस नहीं हमारा हो. ओके, तो हमने एसेट पर जब बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एक ही. अब देखो इसमें जो भी प्रॉफिट हो, जो भी उसकी बुक वैल्यू उस तारीख को जब आपने बेचे और जितने में बेचे, तो डिफरेंस जो रहेंगे दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस. तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आपको हुआ, तो प्रॉफिट आप पीएनएल में क्या करते हैं, क्रेडिट, तो आप एसेट को डेबिट करोगे. तो आप एंट्री पास करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या एंट्री पास करेंगे आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब मैं कहता हूं आपसे, अगर आपको लॉस हुआ तो आप पीएनएल को डेबिट करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये आप उसकी एंट्री पास करेंगे.
लेकिन डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब ये क्या है, दोनों में डिफरेंस इसको समझना। मैंने यहाँ पे मैंने एसेट जब खरीदा तो मैंने एंट्री पास किया एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मगर अब मैं डेप्रिसिएशन जब उस पर लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहा। जब मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ तो मैं एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहा। मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँ, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या एंट्री पास कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहा, तो मैंने क्या एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फर्क समझो, यहाँ पे अपन ने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें और यहाँ पर अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करें। लेकिन बच्चे इस चीज को ख्याल से समझ, ध्यान से सुनना, जब वो एसेट आप बेचते हो तो जब अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं सेकंड एंट्री की बात करूं, मैंने कहा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने जब क्रेडिट करा, फर्क कोई नहीं पड़ता, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं लाइबिलिटी साइड में लिखूं या उस एसेट में से माइनस करके बताओ, बात एक ही है। तो नेट इफेक्ट सेम ही होता है वो। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ कि जब भी वो एसेट मैं बेचता हूँ, जब भी वो एसेट क्या करता हूँ मैं बेचता हूँ, तो क्या चीज होती है कि जब भी आपने अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली मेथड चूज करे, आपने डेप्रिसिएशन जब चार्ज करे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगर आपने क्रेडिट करे हो बच्चों, तो ये जब भी आपको एसेट बेचते हो तो उस पर जब तक के का जितना भी डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगा है, बेचने तक जितना भी डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगा है, सॉरी, उसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के उस एसेट अकाउंट में लेकर आते हो। तो क्या एंट्री पास करेंगे जब वैसे एसेट अकाउंट में लेके आएंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लेके आने से क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको ट्रांसफर करो तो डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर, स्क्रीन पे देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो आपने जितना भी डेप्रिसिएशन उस पे अब तक के का चार्ज करे, दैट यू विल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू विच अकाउंट, एसेट अकाउंट। तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लेकर कहां पर आते हो, उसको एसेट अकाउंट में लेकर आते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसको जो आपने बेचे तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट गई, पैसा आया। अब उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस है तो वही एंट्री पास होगी। अगर प्रॉफिट है तो आप पीएनएल को क्रेडिट करोगे, तो एंट्री पास होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपका लॉस है तो पीएनएल को क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे, फिर एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्रीज पास करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री जो आ जाती है, जब आपने कोई एसेट बेचे और अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पहले क्रेडिट करे हो, तो आप वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से फिगर उठाकर आप उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर अभी तक चार्ज किया गया। सो उस एसेट में जो एसेट आप बेच रहे हो, सो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, अब क्या हम ये मेथड्स को चेंज कर सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ कि पहले मैं WDV मेथड फॉलो करता था, मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब WDV मेथड नहीं, अब मैं कौन सी मेथड फॉलो करूँ, SLM मेथड। या आप पहले SLM मेथड फॉलो करते थे, आपने बोले कि मैं अब WDV मेथड फॉलो करता। हाँ, आप इस मेथड को चेंज कर सकते हो। अब वो बहुत डिटेल डिस्कशन है कि क्यों मेथड चेंज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। वो AS10 का पार्ट है कि बेसिकली अब उतना मैं डिटेल में नहीं कहता हूँ, AS10 का पार्ट है। अब फाउंडेशन के लेवल के हिसाब से बस मैं आपसे कहता हूँ, मैंने दे चेंज इन मैथड। तो आप मेथड चेंज कर सकते हो, बट देयर आर टू इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव। क्या हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले सकते हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव कौन सा इफेक्ट ले? तो पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा अलाउ हुआ करता, पहले रहता था, लेकिन डेप्रिसिएशन जब आप चेंज करते तो उसमें AS6 था पहले, वो तो एबॉलिश हो गया। तो अब आप लोगों का अब वो आपको अलाउ नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव, व्हाट डू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? जब आप मेथड चेंज करते हो, SLM से WDV पे गए या WDV से SLM पे गए बेटा, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पास्ट में क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं। इस साल से अपन सिर्फ मेथड चेंज कर देंगे और आपने, अगर आप SLM से WDV आए तो इस साल जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है उस पर WDV के हिसाब से उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा और शुरू हो जाओ डेप्रिसिएशन लगाना। और अगर आपने WDV से SLM पर आए तो आपका जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट पे, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो लगा दो। तो आप ये मेथड्स चेंज कर सकते हो, लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिव है, सॉरी आई एम सॉरी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना। देयर इज नो रिट्रो। आप देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अब जो आगे जो होगा वो होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पिछला आपको पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं करना है कि पास्ट में, फॉर एग्जांपल मैं SLM से WDV पे आया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा पास्ट में मैंने SLM से करा, मैं तो WDV से करता, चलो चलो वापस रिकैलकुलेट करता। नहीं, रिकैलकुलेट पास्ट का कुछ भी नहीं करें, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो नहीं करना है। तो आपको जब भी मैथड ऑफ चेंज होती तो उस साल से ही आपको जो इफेक्ट उसी साल से आपको देना रहेगा। दिस इज अबाउट द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, अब क्या आपकी चेंज इन लाइफ कॉस्ट और रीवैल्यूएशन। अब मैंने आपको वैसे पहले भी कहा था
कि क्या उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, चेंज इन लाइफ उसने जैसे यहाँ पे, क्या उसकी लाइफ चेंज हो सकती है कि हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो कैसे इफेक्ट ले रहा है, अब आप स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। मैंने कहा कि चेंज इन लाइफ वाला पहले हम बात करते। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 1 लाख रुपए की एसेट परचेज किया, कितने की परचेज किया, 1 लाख रुपए की एसेट परचेज किया, और ये बोला गया कि उसकी लाइफ कितनी, 10 साल। तो 1 लाख रुपए की एसेट परचेज करे गई और उसकी 1 लाख रुपए की क्या हुआ, एसेट परचेज करे गई और उसकी लाइफ कितनी बोले हमने, 10 साल। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 करो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपका, 10,000 रुपए 1 साल का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो 1 लाख रुपए की एसेट, लाइफ कितनी, 10 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया उसका, 10 साल। तो मैंने कहा कि हर साल उस पर डेप्रिशिएट कितने करते, जो हर साल मैं उसको डेप्रिशिएट करते जाऊंगा उसको 10,000 रुपए से। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये एसेट परचेज किया, ये एसेट परचेज किया, ये 1 लाख रुपए की यहाँ पे एसेट थी। तो मैंने सपोज 4 साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो 1 लाख की एसेट थी, 4 साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए। तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू 0.6 लाख मतलब 60,000 रुपए वैल्यू थी, क्योंकि 1 लाख में से 40,000 तो डेप्रिसिएशन लगा दी 4 साल में। अब ये वैल्यू उसकी बोला गया कि 60,000 रुपए हो, कि 4 साल डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू 60,000 आ गई। अब मैंने बोला भाई 10 में से 4 तो 4 साल चलेगा और 6 साल बचे, 4 साल बाद ये तय करा गया नहीं नहीं नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ और 6 साल नहीं है, इसकी रिमेनिंग लाइफ 8 साल। इट में आपने तो अंदाजा लगाए थे ना, तो इसकी रिमेनिंग लाइफ अब 6 साल नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बच्चों, 8 साल उसने कहा गया। तो उसने कहा कि इसकी रिमेनिंग लाइफ 6 साल नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बच्चों, 8 साल इसकी लाइफ है। तो ये जो बचे हुए 60,000 रुपए, ये जो बचे हुए 60,000 रुपए, इसको डेप्रिशिएट आप रिमेनिंग 6 साल नहीं, अब उसकी लाइफ कितनी, 8 साल। तो ये 60,000 रुपए डिवाइड बाय 8 करोगे, ये 60,000 रुपए डिवाइडेड बाय कितना करोगे बेटा, 8 करोगे। और नेक्स्ट आप 8 साल में डेप्रिशिएट करोगे 7,500। अगर लाइफ रिमेनिंग 6 साल बची होती तो 10,000 6 साल में मैं डेप्रिशिएट करता, लेकिन रिमेनिंग लाइफ 6 साल नहीं, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई बेटा, 8 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ बची हुई है। तो आपने 60,000 रुपए को आपने रिमेनिंग 8 साल में क्या करे बेटा, डेप्रिशिएट करे, वो आया आपका 7,500 1 साल का। तो सर यहाँ पे लाइफ ऑफ एसेट चेंज हुई, पहले जो हमको लगा था 4 साल बाद की 6 साल और लाइफ बची हुई है, लेकिन उसकी 4 साल बाद ये तय करा गया 6 साल नहीं, कितनी लाइफ बची हुई, 8 साल और बची हुई। तो टोटल पहले 10 सोचे थे, अब टोटल 12 हो गई। तो 4 साल तो आपने 10,000 के हिसाब से लगा दी, फिर ये रियलाइज हो कि नहीं और रिमेनिंग 6 नहीं 8 साल है, तो आपने 60,000 को 8 साल में डेप्रिशिएट कितने से करे, 7,500 रुपए से। तो यहाँ पे मतलब ये मेरा कहने का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन दी कि आगे क्या करना है वो देखना है, पास्ट में क्या हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, जो उसकी अभी बुक, जो उसकी वैल्यू यहाँ पर है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट कर दो, बस बात हो गई खत्म। पास्ट में क्या हुआ मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर आप लाइफ ऑफ एसेट चेंज हो रही है उसकी, तो आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब आगे क्या करना उसकी बात करो, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आप उस क्या करते हैं यहाँ पे, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में उसकी डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो पहले 6 साल थे वो 8 हो गया, तो 60,000 डिवाइड बाय क्या करे आपने, 8 करे, कितना हो गया, 7,500। ओके, अब दूसरा यहाँ पर आया चेंज इन कॉस्ट। व्हाट इज चेंज इन कॉस्ट, अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे। सपोज मैंने कहा कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, अब मैंने यहाँ पे उसको परचेज करा सपोज 5 लाख की, तो मैंने एंट्री पास करा मशीनरी अकाउंट, अच्छा मशीन है, चलो बिल्डिंग नहीं मशीन, ठीक है। तो ये मशीन है यहाँ पे, तो मशीन हमने 5 लाख रुपए की खरीदी, तो हमने एंट्री पास करे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपए। अब क्या हुआ कि हमने उसको आफ्टर 4 ईयर, फॉर एग्जाम्पल 4 साल बाद उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, हम हर साल डेप्रिशिएट करते, 4 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। खरीदे थे 5 लाख की मशीन, लेकिन 4 साल हमने उसको क्या करे, डेप्रिशिएट करे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू होगी, डेप्रिशिएशन कर करके उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख रुपए। लेकिन 3 साल बाद गवर्नमेंट हमको बोलती कि सुनो सुनो सुनो, वो जो एसेट थी जो आपने 5 लाख रुपए की खरीदे थे, तो हम उसमें से 1 लाख रुपए हम देते, कब बोले उन्होंने, 4 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद। तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू जब 3 लाख रुपए हो गई, तो 4 साल बाद गवर्नमेंट कहती कि नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, उसमें से जो आपने मशीनरी 5 लाख रुपए की खरीदे थे, उसमें से 1 लाख रुपए हम देते। अब आप मेरे को बताओ, तो वो एसेट तो अपने को 1 लाख रुपए तो अपने बच गया ना, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही, तो कॉस्ट में से 1 लाख रुपए क्या करेंगे, कम। तो इसकी वैल्यू 4 साल बाद 3 लाख रुपए थी, उसमें से 1 लाख रुपए अपन ने क्या करे बेटा, कम करे। तो 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, उसमें से 1 लाख रुपए क्या करे आपने, कम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 लाख रुपए आ गई। तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, कम। तो 10 साल की उसकी सपोज लाइफ थी, 4 साल आपने डेप्रिशिएट कर दिए, अब उसमें से 4 साल बाद अपने को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले, तो अपने के लिए उतनी कॉस्ट कम हो गई, तो अपन ने कम की, तो 2 लाख बचे, तो 2 लाख को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है इसकी 6 साल में मैं बांट दूंगा। तो यहाँ पे कॉस्ट बदल गई, कॉस्ट एक्चुअल में आपकी 5 लाख आपने बताए थे, लेकिन 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट से मिल गए, तो एक 4 लाख ही आपको कॉस्ट पड़ी। तो आपने ऑलरेडी पहले उसको
2 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर देते, क्योंकि 5 से 3 पे आए तो 2 लाख पहले ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर देते, तो रिमेनिंग फिर 1 लाख रुपए आपको मिले, तो रिमेनिंग 2 लाख रुपए अब रिमेनिंग लाइफ में अपन उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो क्या सर कॉस्ट ऑफ एसेट चेंज हो सकती है? अभी तो फाउंडेशन लेवल पे उतना नहीं, लेकिन मतलब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट भी चेंज होती है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ओके, अब उसके बाद बेटा यहाँ पे रीवैल्यूएशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। रीवैल्यूएशन मतलब क्या, कोई एसेट की वैल्यू को हम रीवैल्यू कर सकते हैं क्या? यस, एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से एसेट की वैल्यू को भी हम रीवैल्यू कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। व्हाट इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन? आप स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहा कि मेरी एसेट की बुक वैल्यू, बुक में मेरी एसेट कितने पे लिखी है? 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में उसी मशीनरी की वैल्यू या उस एसेट की वैल्यू 1,20,000 रुपए। तो AS10 हमको परमिशन देता है, आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मगर आपको ना थ्योरी में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन जो चैप्टर स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का, उसमें ये लिखा हुआ है। तो मेरा काम है आपको बताना, इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस पे, तो वो रेगुलर बैच में तो पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो बुक वैल्यू सपोज है 1 लाख रुपए, और मैं कहता हूँ कि मार्केट वैल्यू एसेट की सपोज है 1,20,000 रुपए, तो मैंने कहा बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी? 1,20,000 रुपए। इट्स अपवर्ड रिवैल्यूएशन। व्हाट डू मीन अपवर्ड रिवैल्यूएशन? मतलब 1 लाख रुपए बुक में लिखे हुए और मार्केट में उसकी कीमत 1,20,000, तो उसकी वैल्यू मार्केट में 20,000 से ज्यादा है, अपवर्ड ज्यादा है, तो उसे कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। सपोज मैं कहता हूँ बुक में 1 लाख रुपए लिखे हुए और मार्केट में उसकी कीमत है 90,000, इट्स ए डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, इट्स अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो उसकी वैल्यू की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू कम है। तो क्या हम ये रिवैल्यूएशन कर सकते हैं? तो आप अगर ये टेबल देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो स्क्रीन पे टेबल बना हुआ है ना आपके, ये जो चार्ट बना हुआ है आपका, रिवैल्यूएशन, इंक्रीज, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन में कहता है क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इनिशियली डिक्रीज, recognizing the statement of profit and loss to the extent that it reverse a revaluation decrease of the same asset previously recognized in the statement of profit and loss, up downward debited to profit and loss account, exception when it is subsequently decreased initially increased. Decrease should be debited directly to revaluation surplus to the extent of any credit existing in the revaluation surplus in the respect of that asset. अभी अगर रीड करें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रीड कर है कुछ नहीं। तो मैं आपको ना ये जो टेबल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जो टेबल दिख रहा है, वैसे सी इंटरमीडिएट में ये सब पढ़ाता हूँ मैं उन लोगों को वहाँ पे AS10 में। लेकिन बच्चों क्या होगा, इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में आपको रिवैल्यूएशन के पे थ्योरी दी है, स्टडी मटेरियल में आपके जो फाउंडेशन भी डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी, एक आध क्वेश्चन कुछ दे दी उसने नॉर्मल। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में जैसे आपको जर्नल एंट्री आ जाए रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री आए, तो वो हमको पता रहना चाहिए। तो हम जल्दी से उसकी एंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे होती है। ध्यान से मेरी बात, इस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसको बहुत ध्यान से आप देखो। सो मैंने कहा सब, और ये 6 पॉइंट है, 6 एक दूसरे से अलग अलग है, 6 पॉइंट है, 6 के 6 एक दूसरे से अलग है। मैंने पहले कहा कि सबसे पहले देखो प्रीवियस, स्क्रीन पे अच्छे से देखो पहले, ये प्रीवियस रिवैल्यूएशन और ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, दोनों में फर्क है। तो प्रीवियस रिवैल्यूएशन मतलब पहली बार जब वो रिवैल्यू हुआ, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसने देखो स्क्रीन पे पहला के 5 से बड़ी, तो मैं इसका ना दूसरा इफेक्ट हमेशा फिक्स एसेट में जाएगा, 5 से बड़ी, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो मैंने एंट्री पास करा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो फिक्स एसेट की वैल्यू को आपने 5 से बढ़ाए, लेकिन उसको कहाँ पर लेकर गए आप? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में ले गए। तो आपने एंट्री यहाँ पे पास की बच्चों, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका बैलेंस कितना रखा हुआ है? 5 का बैलेंस रिवैल्यूएशन में सरप्लस में रखा हुआ है। अब आगे चल के और 4 से उसकी वैल्यू बढ़ी, तो भाई इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो आपने एंट्री पास करे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो पहले 5 से बढ़ी तो 5 बैलेंस, और फिर 4 से और बढ़ गई, तो आपने एंट्री पास करे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। ठीक है। और दूसरा केस, आपकी वैल्यू फिर से 5 से बढ़ी, तो आपने वही एंट्री पास करी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 5, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 5 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 5। तो मैंने फिर से एंट्री वही पास किया यहाँ पे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 5। अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में मेरा 5 रखा हो, याद रखना 6 पॉइंट एक दूसरे से अलग है, तो अलग इंडिपेंडेंट है, मिक्स मत, कंटिन्यूशन में कोई एक के बाद दूसरा कंटिन्यूशन में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, पहले और दूसरे पॉइंट का अलग अलग है। तो मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में मेरे 5 रखा हुआ है, फिर इसकी वैल्यू 4 से कम हुई, तो 4 से वैल्यू अगर कम होती है, बाद में 4 से वैल्यू कम, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वो हर साल आप देखते हो अपवर्ड डाउनवर्ड चलते रहता है। अभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में 4 से इसकी वैल्यू कम हुई,
तो आपका ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हुआ है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी आपका कितना रखा हुआ है, 5 ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हुआ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये आपकी क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी 5 पहले से रखा हुआ था, अभी आपने क्या करे बच्चों, उसका ऑलरेडी 5 रखा था, अब वैल्यू कम हुई तो अपन मैक्सिमम वो 5 यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो डेट वाई टू फिक्स एसेट अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया और फिक्स एसेट को क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करे, डेबिट करे। अब तीसरे केस में कहते हैं कि 5 से बड़ा, तो वही एंट्री पास करेंगे आप, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू, वही एंट्री पास करेंगे, आप क्या एंट्री पास करेंगे, ओके आपने एंट्री पास करे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 5। अब आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, लेकिन आगे चल के 5 से वैल्यू या उससे कम से कम, उस 5 से कम वैल्यू पे वो डिक्रीज नहीं हुआ, वो कितने 7 से उसकी वैल्यू कम हो गई, 7 से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो पहले तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो मैं फिक्स एसेट को तो यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, लेकिन मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना रखा हुआ है, 5 ही रखा हुआ है ना, 5 ही रखा हुआ है, जो आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो उसका 5 ही रखा हुआ है। तो जब डाउनवर्ड दूंगा, जब रिवैल्यूएशन सरप्लस में 5 ही रखा, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे कितना इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस से 5 एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं एंट्री पास करूँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट कितना, 5, मैंने एंट्री पास किया रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 5, और यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, 2। तो आपने एंट्री यहाँ पे पास करे रिवैल्यूएशन सरप्लस 5। अच्छा पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों करे 2, क्योंकि वो 7 से उसकी वैल्यू कम हुई, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो 5 ही रखा है, तो मैक्सिमम आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से 5 एडजस्ट कर सकते हो। बचे हुए 2 कहाँ पे चले जाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए एंट्री पास हुई रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 टू फिक्स एसेट अकाउंट कितना 7। अब मैं आता चौथे केस में। अब चौथे केस में क्या हुआ, यहाँ पे 5 से वैल्यू क्या हुई बच्चों, कम हुई, 5 से वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो पहली बार में ही कम हो गई, तो कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस अभी नहीं है, पहली बार में ही कम हो गई, तो फिर आप पीएनएल में ही डायरेक्ट लेकर जाते हो। तो आप एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट 5। अब आगे और 4 से कम हुई, तो और 4 से वैल्यू कम हुई बच्चों, और 4 से वैल्यू क्या हो गई इसकी, कम हो गई, तो ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई बैलेंस रखा हुआ नहीं, तो इट विल गो टू पीएनएल ओनली। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। पांचवें केस में 5 से फिफ्थ, देखो 5 से यहाँ पे वैल्यू कम हुई, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो बड़ी नहीं तो और कम हुई, और पहले का कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई बैलेंस नहीं रखा है, पहली बार में उसकी वैल्यू कम हुई। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे 5 से बड़ी, तो आप यहाँ पे 5 से जब बड़ी ना बच्चे, तो आप इसको पूरा का पूरा आपने पहले इसको आप 4, सॉरी नॉट 5 से, 4 से बड़ी, जब 4 से वैल्यू यहाँ पे बड़ी, तो आप इसको सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि पहली बार जब उसकी वैल्यू यहाँ पे, या पहली बार में उसकी वैल्यू कम हुई थी, तो आपने पीएनएल में लेके गए थे, तो अब बढ़ भी रही तो पीएनएल में लेके जाना, लेकिन मैक्सिमम कितना, जब आपने पहले पीएनएल में मैक्सिमम कितना लेके गए थे 5, तो बढ़ भी रही तो मैक्सिमम पीएनएल में कितना लेके जाओगे 5, तो मगर यहाँ पे 4 से बड़ी, तो एंट्री विल बी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4। आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्यों नहीं लेगा यहाँ पे 4 ही, ये पहली बार में पीएनएल में लेके गए थे, डेबिट करे थे आप, जब वो कम हुई थी, तो बढ़ भी रही तो आप पीएनएल में ही क्रेडिट करो, मैक्सिमम कितना 5, तो हमारी कितनी से बड़ी, 4 से बड़ी। अब अगर आप 6 वाला केस देखते हो, तो यहाँ पे वैल्यू कम हुई, कितने से कम हुई 5 से, तो आपने वो एंट्री पास करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट 5, लेकिन बड़ी 7 से, तो मैं इसको, मैंने पहली बार जब कम हुई थी तो 5 से कम हुई थी, तो पीएनएल में 5 लेके गया था, तो अब बड़ी भी तो मैं पीएनएल में कितना लेके जाऊंगा, मैक्सिमम 5, पहले पीएनएल में लेके जाना है, क्योंकि आपने जब कम हुई थी तो पीएनएल में लेके गए थे, तो अभी बढ़ भी रही तो पीएनएल में पहले लेके जाना है, तो आपकी वो 7 से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 7 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5, 5 क्यों 7 क्यों नहीं, कि पहली बार जब कम हुई थी तो आपने 5 पीएनएल में लेके गए थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं 5, तो 5 यहाँ पे लेके गए, और बचा हुआ बैलेंस 2 कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में, अब लेके जा सकते हैं आप रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में। अच्छा आगे फिर कम हुई, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 2 है, तो मैक्सिमम आप 2 वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बचा हुआ पीएनएल में, इस तरीके से वो होती है। वैसे इतना डिटेल में, लेकिन 6 एंट्रीज को आपने जो 6 सिचुएशन थी इसको ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उनको आपको कुछ ये इस पे थ्योरी है रिवैल्यूएशन के ऊपर में, लेकिन आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन भी दे दिए उन्हें एंट्रीज पास कर, तो इसको ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में इस पे जनरल एंट्रीज दिया जाए। अब मैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, तो हमने सिर्फ 2 ही मेथड देखे, WDV और SLM मेथड, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और मेथड है कि हाँ, इसके अलावा और 4 मेथड जो हम लोग को डिस्कस करना है, बड़ी सिंपल मेथड है चारों मेथड,
उसको ध्यान से आप लोग समझ लो। कई बच्चे मैसेज करते सर ये मैथड पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो मेरे हिसाब से तो पढ़ना हर चीज़ ज़रूरी। कभी मैं ये बोलता ही नहीं कि ये पढ़ो और ये छोड़ दो, सेलेक्टिव स्टडी कर, ये पढ़ो ये छोड़ दो, मैं कहता नहीं। मेरे हिसाब से पढ़ना तो सब है। आपके एग्जामिनेशन आ रही, और मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ भाई, रिवीजन लेक्चर पूरे आएंगे कंपनी अकाउंट तक, सारे के सारे लेक्चर्स में आपके एग्जामिनेशन के पहले ऑब्वियसली वो मैराथन भी कंडक्ट होगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो तो क्या मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर करना ज़रूरी है कि नहीं? अरे है भाई, मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जो अदर मैथड्स ऑफ मतलब डिप्लीशन मैथड, सम ऑफ डिजिट मैथड, मशीन आर मैथड, प्रोडक्शन, ये करना कर ज़रूरी है। सेलेक्टिव स्टडी करना नहीं, ये करते ये छोड़ देते, इसको छोड़ दो, ये सब करना नहीं। यूट्यूब पे 50 है वीडियो लोग डालते, इसको करो इसको छोड़ दो, मैंने इतने मार्क का किया था पास हो जाएगा। ये अप्रोच ही मत रखो अपनी, ये अप्रोच ही मत रखो। आपको कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैंने भी बीकॉम किया, डोंट टेक इट अदरवाइज। बीकॉम में चल जाएगा कि ये करे ये नहीं करे, आपने इसको पिछले पेपर देख लो 5 अटेम्प्ट के आ जाता, वैसा नहीं चलता यहाँ पे। आप सीए करने जा रहे हो, ये अप्रोच बहुत गलत होती है कि इसको पढ़ते इसको छोड़ देते। अरे भाई साहब, सब पढ़ने की आदत डालो। जब सब पढ़ने की आदत डालो, एग्जामिनेशन में जाओ तो सब चीज़ पढ़ के और कॉन्फिडेंटली जाओ आप वहाँ पे, फिर अपने को जैसा भी पेपर है डर नहीं लगता। नहीं तो डरे हुए रहते, जो नहीं पढ़ के उसमें से ज़्यादा मार्क आ गया तो कुछ हो गया। तो पढ़ के सब जाना, अपन ने पढ़ के सारी चीज़ें जाना। और अकाउंट्स में तो बिल्कुल ही जाना बेटा, क्योंकि अकाउंट में ऐसा कुछ है ही नहीं छोड़ने लायक। लोग बोलते कंपनी का अकाउंट छोड़ देंगे, वो कंपनी का अकाउंट जो आपको 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे जनरली 15 मार्क का क्वेश्चन, उसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। जब मैं कंपनी का अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आप समझ, जब हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, रेगुलर बैच तो आपने करे हो, जब आप रिवाइज करोगे तो आप देखो उसमें कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है। पार्टनरशिप से डरते, कुछ नहीं है पार्टनरशिप में, एनपीओ में क्या है, कुछ भी नहीं है। मगर आप चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, करके सब जाना। फिर एग्जाम हॉल में क्या सिचुएशन बनती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो बात अलग है वहां पे फिर। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपन डिप्लीशन मैथड पे। डिप्लीशन मैथड जनरली ये होती है जो नेचुरल रिसोर्स जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये मैथड होती है। अब इसका कैलकुलेशन समझना बेटा। फॉर एग्जांपल हमको गवर्नमेंट से टेंडर मिला कि आप माइंस में यहाँ पे कुछ कुछ टन उसने कहा कितने टन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर टन कैसे, पहले तो देखो कि आपको टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ रहा है। वो उस टेंडर के लिए आपने ये बोले कि भाई हमको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मैं अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो कितना कर रहे हो, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब उधर टन्स में, तो उसने आपने टोटल कॉस्ट कितना दी और टोटल नंबर ऑफ टन्स आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल टन, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर टन। ये आ गया डेप्रिसिएशन पर टन। तो डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर ईयर कितना लगाओगे, डेप्रिसिएशन पर टन, जो भी डेप्रिसिएशन आपको लगा, डेप्रिसिएशन पर टन मल्टीप्लाई बाय टन एक्सट्रैक्टेड दैट ईयर। उस साल आपने जितना भी एक्सट्रैक्ट करे, जितना भी निकाले, जितने भी टन से आपने, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डेप्रिसिएशन पर टन, और आपने कितने से एक्सट्रैक्ट करो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर आपका यहाँ पे आ जाएगा, डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर टन कैलकुलेट करो। हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर टन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन, दैट्स कम डेप्रिसिएशन पर ton. Now how we calculate depreciation per ton, depreciation per ton, total cost divided by total ton, that is depreciation per ton. Now how we calculate depreciation for the year, that depreciation per ton, ये जो आया ना आपका depreciation per ton जो ऊपर में है, उसको आप मल्टीप्लाई करो, ये जो आपने डेप्रिसिएशन पर टन कैलकुलेट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी टन आपने उस साल क्या करो एक्सट्रैक्ट करो, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ डिजिट मैथड। अब सम ऑफ डिजिट मैथड में कहता है कि इन दिस मैथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग, remaining life of the ratio in the remaining life of the asset in the beginning of that year to the sum of digit of the life remaining for all the year। अब वो थ्योरी पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा, नीचे एग्जांपल दिया उसको समझना बेटा। सपोज मैं कहता हूँ कि 5 साल उसकी लाइफ है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। तो आपने पहले साल की शुरुआत में कितने साल आउटस्टैंडिंग है, 5 साल है ना। पहले साल की शुरुआत में कितने साल, क्योंकि लाइफ 5 साल है, तो पहले साल की शुरुआत में कितने साल आउटस्टैंडिंग है, 5 साल। दूसरे साल के शुरुआत में कितनी लाइफ आउटस्टैंडिंग है, 4 साल। तीसरे साल में 3 साल आउटस्टैंडिंग है। चौथे साल की शुरुआत में 2 साल आउटस्टैंडिंग है, और 5वें साल की शुरुआत में 1 साल आउटस्टैंडिंग। तो आप भी टोटल करते 5 4 3 2 1 जो कि आती है 15। तो ये 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। तो 10 लाख रुपए अगर टोटल है, तो 10 लाख आपका अगर 15 है, तो पहले साल जो आपका 5 का आपने बोले, तो 5 कितना, तो 10 लाख डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 लाख रुपए अगर 4 है, सॉरी 10 लाख रुपए अगर 15 है, तो 4 कितना, वो इतना आएगा। 10 लाख रुपए अगर 15 है तो 3 कितना,
10 लाख रुपए अगर 15 है तो 2 कितना, 10 लाख रुपए अगर 15 है तो 1 कितना, आप उतने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल ये डेप्रिसिएशन। इस तरीके से अब ये डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5 साल का है, तो इस सम ऑफ डिजिट में तो हर साल की शुरुआत में आप देखो कि कितने नंबर ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो उतना आप लिखो है 5 4 3 2 1, टोटल आया 15। और फिर आप बोलेंगे 10 लाख अगर ये टोटल 15 है तो फिर ये 5 कितना, 10 लाख अगर 15 है तो 4 कितना, 10 लाख अगर 15 है तो 3 कितना, 10 लाख अगर 15 है तो 2 कितना, 10 लाख अगर 15 है तो 1 कितना, उससे आप कैलकुलेट कर लो तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बच्चों उसके बाद दो मैथड्स और आपकी मशीन आर मैथड और प्रोडक्शन यूनिट मैथड। मशीन आर मैथड एंड प्रोडक्शन यूनिट मैथड। व्हाट इज दिस मशीन आर मैथड? तो मशीन आर मैथड की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी एसेट होती है जिसमें डोमिनेशन मशीन का आर का है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन खरीदे और उसमें ये बोला गया कि इसकी लाइफ कितनी है कि ये 10,000 आवर्स चलती है, बस आप 1 साल में करो, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कब भी करो, लेकिन उसकी मशीन की जो है नंबर ऑफ आवर्स कितने, एग्जाम्पल 10 नंबर ऑफ आवर्स है, सपोज उसने बोला कि 10,000 आवर्स चलती, तो डेप्रिसिएशन पर आवर निकाले। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखी, अपन भी वही बात करते हैं। अगर आपने 11 लाख रुपए की वो मशीन खरीदे, 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू तो माइनस करे तो ये हो गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उसकी मशीन, नंबर ऑफ आवर्स 1 लाख है, 1 लाख है, तो मैंने कहा कि 10 लाख रुपए उसकी कीमत हो रही है और मैं 1 लाख आवर्स चलेंगी, तो पर आवर पे कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 रुपए। तो मतलब 1 घंटे अगर वो मशीन चली तो उसकी वैल्यू 10 रुपए से गिर गई। सिंपल है, 1 घंटे मशीन चली तो 10 रुपए से गिर गई, 2 घंटे चली तो 20 रुपए से गिर गई, वैसा कह रहा है। तो डेप्रिसिएशन उस साल का कितना, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स उस साल आपने चलाया, तो नंबर ऑफ आवर्स मशीन यूज ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल जितने भी नंबर ऑफ आवर वो मशीन चली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन पर आवर। डेप्रिसिएशन पर आवर से अपन उसको क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 आवर का डेप्रिसिएशन है 10 रुपए, जैसे हमारे एग्जांपल है, नंबर ऑफ आवर्स जितनी भी चली उससे मल्टीप्लाई कर तो उस साल का डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि मशीन आवर पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं रहता। दूसरा आपका रहता है प्रोडक्शन यूनिट मैथड। तो प्रोडक्शन यूनिट मैथड में अगर कोई जो आपने मशीन ली उसका डोमिनेशन नंबर ऑफ आवर्स से नहीं, उसका डोमिनेशन है नंबर ऑफ यूनिट से। वो कहा गया कि कितने नंबर ऑफ आवर्स चलेंगी वो नहीं, उसने कहा कि इतने यूनिट इससे प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इतने प्रोड्यूस होंगे इससे, तो अब डेप्रिसिएशन उसके बेसिस पे चार्ज करते। तो पहले मैं देखूँ डेप्रिसिएशन पर यूनिट कितना, 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करा तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने से वैल्यू कम हो गई। सो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट। सपोज मैंने टोटल कॉस्ट थी 21 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल मैन्युफैक्चर होंगी। तो 21 लाख माइनस 1 लाख 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, यह ₹4 पर यूनिट। तो 1 यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हो, मैंने क्या कहा आपसे, 1 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसकी वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हुई आपकी, 4 से डेप्रिशिएट उसकी वैल्यू। तो आपने डेप्रिशिएट चाहते तो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस करे उसको डेप्रिसिएशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो उस साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर ईयर इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन पर यूनिट। डेप्रिसिएशन पर 1 यूनिट पे कितना डेप्रिसिएशन, तो कैसे हुआ, डेप्रिसिएशन पर यूनिट अपने ऊपर कैलकुलेट करें, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट ईयर। उस साल आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करे उससे क्या कर देंगे बेटा अपन, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो उस साल का डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा। तो ये हमारा सारा डिस्कशन हुआ डेप्रिसिएशन चैप्टर की थ्योरी से, पूरी चीजें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस करे। अब हम उस पर क्या करते, क्वेश्चन शुरू करेंगे। उस पर हम क्या करेंगे बच्चों, उस पर अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके ये अच्छा, ये चीज़ आपको समझी ना बेटा, लेकिन डिप्लीशन मैथड यहाँ पे क्या कुछ मशीन आर में, हाँ मशीन आर में यहाँ पे कुछ फिगर्स थे, ये भी मैं बता देता हूँ, वैसे बोल दिया हूँ, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे सपोज मैं कहता हूँ बेटा कि सपोज इसकी कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, मैंने क्या कहा इसकी कॉस्ट कितनी, 1 करोड़ रुपए। नंबर ऑफ टन हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते 1 लाख, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 1 लाख अगर मैं करूँ तो 100 रुपये पर टन आया। तो 100 रुपये पर टन, और सपोज मैंने इस साल में 25,000 टन एक्सट्रैक्ट किया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दोगे, दैट विल कम 25 लाख। तो उस साल का डेप्रिसिएशन होंगे 25 लाख। तो डिपेंड आपने कितना एक्सट्रैक्ट करे, पीछे अगर नेक्स्ट अगर टोटल 1 लाख एक्सट्रैक्ट करते हैं, 1 लाख में तो आपने 25,000 एक्सट्रैक्ट करे, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपने 10,000 एक्सट्रैक्ट करे तो 10,000 को आप फिर 100 आप 10,000 से मल्टीप्लाई, उसके अगले साल आपने 35,000 एक्सट्रैक्ट करे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 35,000, इस तरीके से जितना भी एक्सट्रैक्ट आप उस साल करें उससे अपन क्या कर देंगे, उसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो अब हम आते हैं इसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे। ओके सो ये आपका जून 22 का क्वेश्चन। द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री शोज ए बैलेंस ऑफ ₹95 lakhs
ऑन 1 अप्रैल 2020, अब उसने अपने को मशीनरी अकाउंट का साथ में सॉल्व भी कर जाते। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना दिया अपने को, 95 लाख का। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 95 लाख। फिर कहता है द बुक्स of account depreciate is written of the factory are closed on 31st March every year। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, and at the rate 10% per annum under diminishing balance method। so rate of depreciation कितना उसका 10%, ठीक है, WDB method। on 1st September 2020 a new machine was acquired at a cost of rupees 14 lakhs। 14 लाख रुपीज की आपने न्यू मशीन कर दी 1 सितंबर 2020 को, तो 1 अप्रैल का बैलेंस दिया 95 लाख का। आपने 1 सितंबर को एक नई एसेट परचेज करे 14 लाख की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 लाख। फिर हमसे कहता आगे उसमें कुछ और खर्च हुआ है, रुपीज 44,600 वॉज इनकर्ड ऑन द सेम डे एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर इरेक्टिंग द मशीनरी। आपने 44,600 उस पर खर्च किए, तो ये रहा 44,600 उस पर खर्च किया। तो आपको पता है कि रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चे थे उसको अपन ऐड करते, आपको बताया था। तो आपने 44,800 उसमें ऐड कर, तो ये हो गया 14,44,800। फिर वो हमसे कहता है कि ऑन 1 सितंबर 2020 ए मशीन विच हैड ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 21,87,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। अब डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, वो कह रहे 1 सितंबर 2018 सॉरी यस 1 अप्रैल 2018 सॉरी 1 अप्रैल 2018 को जिसकी कीमत थी 21,87,000, वो आपने बेचे कितने, 3,75,000। अब याद रखना अपन ने 2020 में 1 सितंबर 2020 ये बात कर रहे 21,87,000 1 अप्रैल 2018 की कॉस्ट दी है, तो अपने को आज अगर बेचे तो आज की उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपने उसके वर्किंग किया इसने कि 21,87,000 की आपने 1 अप्रैल 2018 को खरीदे। अब उस साल का उसका 10% का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 2,18,700, तो फिर नेक्स्ट ईयर वैल्यू है 19,68,300। अब नेक्स्ट ईयर भी लगा कि 2018-19 की बात है, अब 19-20 की, और फिर अपन ने 20-21 में बेचे, तो WDV तो फिर इसका 10% 19,68,300 का 10% 1,96,830, तो ये वैल्यू आई आपकी। अब आपने थर्ड ईयर उसको 1 सितंबर को बेचे, तो 6 महीना यूज कर, 6 नहीं 5 में, 1 सितंबर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना उसको यूज करें, तो ये 17,71,400 का 5 महीने का, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 17,71,470 पे 10% 5 महीने के लिए, तो कितना आएगा 17,71,470 का 10% 5 महीने के लिए, वो आ रहा है आपका 73811.25, तो 73811 दिया। अब ये वैल्यू आ गई माइनस जिस तारीख को बेचा उस तारीख को वैल्यू क्या थी उसकी 16,97,659, उसने बेचा 3,50,000 में, तो नुकसान हुआ। अब एक चीज ख्याल रखना, ये नुकसान हुआ इतने में बेचा, और ये डेप्रिसिएशन भी इस साल का लगेगा ना, ये जो आपने 5 महीने यूज करो उस तरह डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले डेप्रिसिएशन लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 73,811। यहाँ पे बेचा कितने में 3,75,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 3,75,000। अब आपने यहाँ पे ये लॉस है, तो लॉस पीएल में डेबिट, तो एसेट को क्रेडिट, तो ये आपने लॉस को क्या करे, लॉस ऑन सेल 13,22,659 में आपका लॉस हो, तो आपने इसको क्रेडिट कर दी। उसके बाद कहते हैं अनादर मशीन विच इट कॉस्ट रुपीज 21,85,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। अब 2019 से इसको डेप्रिशिएट करना, 2019 में लिए होंगे, तो उसकी जब कॉस्ट थी 21,85,000 और आपने उसको 1 सितंबर 2020 को बेचे, और कुछ इट रियलाइज नथिंग, कोई कीमत नहीं हुई, तो खराब हो गई, तो फेंक दी उसको उठा के। तो भाई कितनी की उसकी कीमत थी बुक वैल्यू, वो तो बुक से अपने को हटाना पड़ेगा। तो 21,85,000 जो है आपकी 21,85,000 बच्चे 1 अप्रैल 2019 से काउंट करना है। सो 1 अप्रैल 2019 को 21,85,000, 19-20 का पूरा डेप्रिसिएशन 10% 2,18,500। अब ये 5 महीने का लगेगा क्योंकि आपने 1 सितंबर उसको स्क्रैप किए, तो आपने उसको यहाँ पे 19,66,500 उसका 10% फॉर 5 मंथ्स, तो ये आया आपका 19,66,500 का 10% फॉर 5 मंथ्स, तो ये कितना आया आपका 81,938। तो ये अब आपने इस जिसकी वैल्यू 19,66,500 थी
उस पर आपने डेप्रिसिएशन करे यहाँ पे, तो डेप्रिशिएट करे बाद उसकी वैल्यू थी 18,84,562। तो आपने बेचे उसको कितने, मतलब स्क्रैप फेंक दी उठा के, कुछ भी वैल्यू उसकी आई नहीं है। तो ये दो चीज़, जो डेप्रिसिएशन 5 महीने का वो, और ये लॉस हो गया पूरा का पूरा आपका। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ये आपने किए, और ये इतने का लॉस हुआ आपका 18,84,562। अभी अपने को बची हुई एसेट पे तो इस साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी यहाँ पे बची कौन सी एसेट, साल के शुरुआत में 95 लाख थी जो आपने बेची, उसकी साल के शुरुआत में उसकी वैल्यू थी 19,66,500, और साल के शुरुआत में वैल्यू थी 17,71,000। ये देखो स्क्रीन पे 17,71,400। तो ये आपका 17,71,400 नहीं 470 बेटा। तो ये आपकी जो एसेट साल की शुरुआत में जो थी 95 लाख की, आपने जब उसको बेचे, जो इस एसेट को इस साल बेचे, तो ये साल के शुरुआत में ये एसेट की वैल्यू कितनी थी जो बेचे, तो ये उसकी एसेट की ये वैल्यू थी। तो इस साल की शुरुआत में टोटल वैल्यू इतनी थी, तो उसमें से साल की शुरुआत में जो बेचे उसकी वैल्यू इतनी थी, तो जो बची ये पूरे साल ही उसकी। अब बोलेंगे सर जो आपने साल की शुरुआत की वैल्यू माइनस करे, कि जो इस साल 5 महीने जो दो एसेट बिकी है, जो आपने 5 महीने जो यूज कर, उसको ऑलरेडी अपन डेप्रिशिएट कर चुके, उसको ऑलरेडी अपन एसेट अकाउंट को क्रिएट कर चुके, तो बची हुई एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो बची 57,62,030। अब बच्चों इसमें ख्याल रखना, अब आपने ये एक जो थी आपकी, ये जो थी साल की शुरुआत वाली, इसको तो आपने लगा दो सीधा 10% पूरे 12 महीने का। लेकिन इसके अलावा आपने एक और एसेट खरीदे थे, एक और एसेट खरीदे थे ना बने यहाँ पे, ये 14,44,600 की। तो 14,44,600 की 7 मंथ की, क्यों 7 मंथ की, आपने कब खरीदे इसको, 1 सितंबर को खरीदे। तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक लगेगा ना अपने को डेप्रिसिएशन। तो आपने 1 सितंबर से 31 मार्च तक ये 7 महीने का डेप्रिसिएशन उस पर यह आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का आ गया 6,60,471। तो आपने यहाँ पे लिख दी बेटा 6,60,471, तो बचा हुआ आपका क्लोजिंग वैल्यू आ गया। सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, एक सेकेंड रुकेंगे वहाँ। ला 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 ला, एक सेकेंड रुकेंगे, सेकेंड वाली स्लाइड कहाँ गई, अरे कहाँ चले गया वो, एक सेकेंड, ये थर्ड है ना, एक सेकेंड, ये सेकेंड वाला December 21, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा भाई, December 21, ये रहा December 21, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। ये रहा, अब ध्यान से आप सुनेंगे बच्चों, क्या कह रहा है आपसे वो, यहाँ पे वो कहता है कि ऑन 1 January 2019 कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए बस फॉर ₹8 लाख ऑन 1 July 2020। उन्हें खरीदे कब थे, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को बेटा। अब उसको, और आपने 8 लाख रुपए में खरीदे थे उन्होंने। अब 1 जुलाई 2020 की बात करें कि दिस बस वॉज डैमेज ड्यू टू फायर एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ₹6 लाख वेर रिसीव बाय चेक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 October 2020। ठीक है भाई, एक साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। आगे का मैं रीड करता हूँ, डोंट वरी, WDV मैथड है 20%। ठीक है, अब सुनो, 1 जनवरी 2019 की अगर मैं बात करूं, उसने पूछा कि आपको ये अकाउंट नहीं बनाने वाला, उसने बस कैलकुलेट करो अमाउंट डेप्रिसिएशन का कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा। तो मैंने कहा आपसे पहले, तो 2019 की बात अगर अपन करें, तो 2019 में क्या हो, 1 जनवरी को आपने 8 लाख रुपए की बस खरीदे, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैं बोलूंगा 8 लाख रुपए की ये एसेट थी, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 3 महीने का। तो ये कितना हो गया आपका, 40,000 आ रहा है यहाँ पे, 40,000 ही आएगा ना, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये कितना हो, सॉरी 8 लाख पे ये 40,000 आया आपका। अब 8 लाख में से 40,000 हटे तो ये आ गया 7,60,000। फिर WDV मेथड है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 7,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये आपने 2019 के मार्च तक हो गया। अब 19-20 फाइनेंशियल अप्रैल से लेके 31 मार्च 20 तक की, वो डिस्ट्रॉय आपका ना यहाँ पर हुआ, कब हुआ डिस्ट्रॉय आपका यहाँ पे, 30 जून कुछ दिया, 1 जुलाई को 2020 को हुआ। तो 19-20 का पूरे साल का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 12/12। तो 7,60,000 10%, 20%, 7,60,000 का 20%, 1,52,000। तो ये आ गया 31 मार्च 2020 की वैल्यू, लेकिन आपने उसके 3 महीने यूज करे फिर डिस्ट्रॉय हो गई।
तो आपका 6,08,000 मल्टीप्लाई बाय 20% फॉर 3 मंथ्स, तो 6,08,000 मल्टीप्लाई बाय 20% फॉर 3 मंथ्स, तो ये कितना आ गया आपका 30,400, 30,400। तो जिस तारीख को डिस्ट्रॉय हुई बेटा उस तारीख को हुई 5,77,600 उसकी वैल्यू थी। आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिले 6 लाख रुपए। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा जनरली ये तो बोलेंगे चलो अच्छा डैमेज हो गया, आग वाग लग गई, उसकी बुक वैल्यू थी 5,77,600, इंश्योरेंस कंपनी से मिला अपने को 6 लाख, तो अपने को गेन हो गया, ये गेन हो गया, बोला आग लगा के गेन हो गया, बस को आग लग गई गेन हो गई, चलो ठीक है 22,400 की गेन, क्योंकि आपने जिसकी वैल्यू बुक में 5,77,600 थी उसके बदले में आपको 6 लाख रुपए मिले, तो गेन हो गया। तो एक तो आपने ये गेन निकाले। अब उसने अपने को डेप्रिसिएशन भी पूछा है बेटा। अब यहाँ पे ना 2 मशीन हो जा रही है, उसने आगे बोला एक और मशीन खरीद, एक मशीन या बस, एक और बस खरीदो, उसमें बात करता हूँ। पहले अपन ये मशीन 1 बोलते, बस है ये बस, ठीक है। अब वो बस थी बेटा आपके, तो ये आपका इस साल का डेप्रिसिएशन उसने पूछा अपने को, तो ये कैसे डेप्रिसिएशन है इसको समझो अच्छे से। 2020-21 में अपन है बेटा, 2020-21 में अपन है, एक सेकेंड, 2020-21 में यहाँ पर है। तो ये डैमेज कहाँ पर हुई, ये डैमेज हुई सर यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को डैमेज हुई, तो 1/4/2020 को साल शुरू, 31 मार्च 2000 साल खत्म। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लगा अपने को इस 3 मंथ का डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे अपने ऑलरेडी कैलकुलेट करे 30,400, ठीक है। तो ये 30,400 ही आया जो कैलकुलेट करे अपन ने, ठीक है बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर अपन ने नई एसेट खरीदे, वो नई एसेट कितने की खरीदे आपने, ऑन जुलाई 1 जुलाई 2020 अनदर बस वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर ₹10 लाख, द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम अंडर WDV मैथड। तो ये जो 10 लाख रुपए आपने एक नई मशीन खरीदे 10 लाख रुपए की, 20% 9 मंथ, क्योंकि आपने उसको 1 जुलाई को खरीदे, तो 10 लाख का 20% आएगा 2 लाख, 9 मंथ्स, 1,50,000 रुपये ये डेप्रिसिएशन आ गया बेटा, 1,50,000 रुपये ये डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों। तो आपका ये 1,50,000 इस पे आ गया नई मशीन पे, तो ये 30,40,000, 1,50,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,80,400। क्या है इस क्वेश्चन में बताओ, कुछ भी नहीं, कितने सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो अब उसके बाद हम आते, फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड हुआ, ये जो थर्ड है ना, ये ए वाला पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में इधर पे आया था, गलती से मान नो क्वेश्चन लिख दिया गया, एक्चुअल में जुलाई 21 का, ये जुलाई 21 में क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। मैं उसको अब अपन कवर करते, 1 मिनट रुकेंगे, जुलाई 21, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब देखोगे क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, जुलाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है हमसे द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज ₹28,54,000। तो ये कब बैलेंस था बेटा, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस है आपका, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस है आपका 28,54,000। तो 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस कितना था, 28,54,000। वो कहता है कि आउट ऑफ दिस ए प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ₹2,16,090 एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर ₹82,000। उसने पूछा क्या वैसे अपने को, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछा है बेटा, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोले WDV मेथड फॉलो कर रहा है 15% से, ठीक है। तो एक एक करके अपन करते। तो पहली जो मशीन थी आपकी 28,54,000 में से, उसको अलग अलग करते, क्योंकि ये जो आपकी, सॉरी, ये जो उसमें से आपने 2,16,090 रुपीज़ की एसेट को बेचे, तो उसको आपने कब बेचे, उसको आपने 1 जुलाई को बेचे। तो 1 जुलाई को अगर बेचे तो वो पूरे साल यूज नहीं हुई ना, अप्रैल मई जून 3 महीने हुई थी। तो इसमें से, इस स्क्रीन पे देखो, इसमें से ये वैल्यू सिर्फ कितने महीने, 3 महीने ही यूज हुई, इतने क्योंकि आपने 3 महीने बाद बेचे। तो देखो यहाँ पे मशीन 1 28,54,000 की थी बेटा, इसमें से आपने 2,16,000 कहाँ से आया, 2,16,000, अरे 2 लाख, वो 90 होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन में गलत किए क्या, एक सेकेंड रुको, इंस्टीट्यूट हमारी, अरे गलत, इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा या 90 रुपीज़ लिखे ना, 2,16,090 है, और यहाँ पे जो कैलकुलेट करे उन्होंने 2,16,000, 90 रुपये उड़ा दिए उन्होंने, गलती से हुआ है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 28,54,000 में से बेटा, 28,54,000 ही, 28,54,000 में से
2,16,000, 90 रुपये अपन इग्नोर कर देते, 2,16,000 उन्होंने बेच दी वाली एसेट हुई, तो उसको हटाए बात, इतनी वैल्यू बचती 26,38,000, ये पूरे साल यूज हुई। तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, इस पे 26,38,000 पे 15% पूरे साल का, ये आ जाएगा आपका 26,38,000 पे 15% पूरे साल का 3,95,700। ये जो आपने बेची, अब ये वाली ये जो आपने बेची ना, इसको इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि आपने उसको 1 जुलाई को बेचा, 3 महीने यूज करे। तो ये कैसे आया आपका 2,16,000, 15% कितने महीने, 3 महीने में आपने बेच दिया उसको, 3 महीने बाद। तो ये आगे वाले 8,100। अब आपने कोई और दो एसेट खरीदे भी, अब देखो यहाँ पे कह रहा है ऑन द सेम डेट ए न्यू प्लांट वॉज परचेज फॉर ₹4,58,000। अब सेम डेट मतलब 1 जुलाई को, एंड 22,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स इरेक्शन। तो 1 जुलाई को यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था 4,58,000 और 22, तो ये जो आपका आया 4,58,000 और 22,000, तो 4,80,000 हुआ। आपने कब खरीदे उसको बेटा, आपने उसको खरीदे है उसको ऑन सेम डेट, मतलब यहाँ पे कब 1 जुलाई को खरीदे। तो 9 महीने यूज करे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स यूज करे। तो ये 54,000 कैसे आया आपका 4,80,000 पे 15% 9 महीने का, वो आ रहा है आपका, अरे 4,80,000 पे 15% 9 महीने का 54,000 यार, ठीक है। उसके बाद आपने कोई और खरीदे, हाँ फिर 1 नवंबर को आपने खरीदे 5,60,000 की, तो ये 5,60,000 की 1 नवंबर को, तो इस पे कितने महीने का आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का। तो ये 5,60,000 पे 15% कितने महीने का, 5 महीने का 35,000, ये आ गया आपको 35,000। बस ये डेप्रिसिएशन टोटल कर लेंगे अभी चारों, ये चारों डेप्रिसिएशन टोटल करो, दैट्स कम, ये टोटल आ रही 4,92,800। सिंपल है, ओके, बहुत सिंपल आता है एग्जाम में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया हमारा, ओके। अब आते हैं अपन में से कौन सा जनवरी 21 का ना, एक सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके एक सेकेंड, पिछली बैच में शायद डिस्कस किया हूँ इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन में तो लिखा हुआ है, मैं यही बता देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। अभी देखो क्या कह रहा है अपने से क्वेश्चन, वो कहते हैं कि मिसेस दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹50 लाख ईच, एक ट्रक कितने का, 50 लाख रुपए का, ऑन 1 जुलाई 2017, ऑन 1 अक्टूबर 2019 पे आ गया, तो 1 अक्टूबर से 1 जुलाई 2017 से सीधा वो अक्टूबर पे आ गया 2019। वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ₹35 लाख इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। आपको पूछा क्या पहले समझ लो, मोटर ट्रक अकाउंट पूछा उसने फॉर द 2 ईयर एंडिंग, 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, 2 ईयर एंडिंग का मतलब हो रहा है 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। तो बेसिकली आपको उसने पूछा है 2 साल का, 2020 को जो एंड हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे एक्चुअल में 2019 और 2020 का उसने आपको कौन सा अकाउंट पूछा है, ट्रक अकाउंट पूछा है। लेकिन 2019-20 का पूछा, भाई साहब ये तो 2017 का बैलेंस है, तो पहले अपने को 2019 का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ओपनिंग बैलेंस कितना है वो लेके आना पड़ेगा, तो इसको आप समझेंगे पहले। अच्छा से 50 लाख एक ट्रक का यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, ये 35 लाख रुपए से 3,50,00,000, ठीक है सही है। अब सुनो मेरी बात, अब ये बैल इसको समझना, पहले क्या करता हूँ मैं, एक ट्रक की बात करता हूँ जो अपना डिस्ट्रॉयर्स की बात करता हूँ, लेकिन इसको समझना आपने, ये 1 जुलाई 2017 का बैलेंस है बेटा, अपन ने ट्रक खरीदा, अपने को 19-20 का बन, तो 2019 का जनवरी का ओपनिंग बैलेंस कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ पे देखो, तो जो एक ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ, कीमत एक ट्रक की कितने की थी बेटा, 50 लाख रुपए की, तो यहाँ पे देखो, ये देखो इसने लिखा 50 लाख रुपए। अब उसके बाद ये आपने 1 जुलाई 2017 को खरीदे थे, तो 2017 में तो 6 महीने यूज हुआ, सही बात है सर। अभी एक ट्रक की बात करें, बाकी फिर 10 ट्रक की अपन बात करेंगे, घबराओ मत। तो जुलाई 2017 में तो 6 महीने यूज हुआ, तो 50 लाख का एक ट्रक था, 20% क्वेश्चन में बोला उस पर 6 WDV
WDV बोला, ओरिजिनल कॉस्ट क्या बोला उसने, 20% ओरिजिनल कॉस्ट बोला, ठीक है। 50 लाख वैसे तो पहला ही साल है, ठीक है। 50 लाख पे 20% 6 महीने, क्योंकि पहले साल 6 महीने यूज हुआ, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है उसका 5 लाख रुपए। तो ये हुआ 2017। अब 2018 में आया, तो इंस्टीट्यूट ने गलती से यहाँ से 2017 ही लिखी, डेट्स गलत लिखी थी, तो शायद पिछली रिवीजन बैच में मैंने करेक्ट किया हो सभी, ठीक है। एनीवेज, तो 2016 में 2017 में मैंने 6 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगा। अब 2017 में आया बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला, तो 50 लाख पे 20% 12 महीने का, 2020 में 2018 में लगा, 2017 से 18 में 10 लाख रुपए। अब ये 2019 में है, तो उसकी वैल्यू कितनी, 35 लाख। अब अपने को उसने पूछा 2019-20 है, तो 35 लाख रुपए। अभी मैं आगे का डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ, मगर 35 लाख रुपए एक ट्रक पे, तो देखो 35 लाख रुपए अगर एक ट्रक पे, कितने ट्रक है, 10 ट्रक, तो 35 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करो, दैट विल कम 3 करोड़ 50 लाख। इसीलिए यहाँ पे इसने ओपनिंग वैल्यू जो ट्रक की लिया, ये क्या लिखे इंस्टीट्यूट, ये 3 करोड़ 50 लाख है उन्होंने, ये ठीक है 3 करोड़ ऐसा है, 3 करोड़ 50 लाख लिखे, बराबर है, जीरो है, सब बराबर है, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कोई बात नहीं। 35 मिलियन हो गया, एनीवेज बेटा, नहीं 35, 10 ठीक है, चलो ठीक है, करेक्ट, ठीक है, 3 करोड़ 50 लाख। अब उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद अपन ने ओपनिंग बैलेंस सिर्फ लिखी बेटा। अब एक ट्रक क्या हुआ अपना, 2000 कब डिस्ट्रॉय हुआ, एक ट्रक अपना जो डिस्ट्रॉय 1 अक्टूबर 2019 को हुआ, तो अपन ने इस साल 2019 में वो एक ट्रक की बात चल रही, 9 महीने उसको यूज कर, 1 अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हुआ, जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो यहाँ पे देखो 50 लाख का 20% फॉर 9 मंथ्स, तो वो आया 7,50,000। तो जिस तारीख को डिस्ट्रॉय हो उस तारीख को उसकी बुक वैल्यू थी 27,50,000। बेटा इंश्योरेंस कंपनी से कितना है, 35 लाख, तो सही है भाई साहब, ट्रक को इधर उधर डिस्ट्रॉय करो और पैसा लो इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू 27,50,000, अपने को कितने मिले इंश्योरेंस कंपनी से, 35 लाख, तो अपने को गेन हो गया 7,50,000 का। तो तीनों चीज लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट रिसीव्ड हुई, और ये प्रॉफिट। तो यहाँ पर पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो यहाँ पर आपने ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एसेट को आपने क्रेडिट करे, या आपने 7,50,000 से डेप्रिसिएशन। अब आपने 35 लाख रुपए अपने को इंश्योरेंस कंपनी से मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 35 लाख रुपीज। और उसके बाद 7,50,000 रुपए का अपने को क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट करते बेटा, प्रॉफिट पीएनएल में क्या करते, क्रेडिट करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पे गेन हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ, तो आप प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, 7,50,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसकी वो चीज़ हुई यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका ये उसके बारे, अब उसने कुछ और खरीदा है कि पहली और दूसरी वर्किंग नोट हो गई। उसके बाद वो कहता है कि ऑन द सेम डेट अनादर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर रुपीज 60 लाख, 60 लाख रुपए का ट्रक खरीदे, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट इस 60 लाख रुपीज से आपने क्या करे, ये डेबिट करे 60 लाख रुपीज से, ठीक है। 2019 की बात चल रही। अब 2019 में डेप्रिसिएशन और कुछ हुआ कि 2019 में, ओके अब 2019 बस हो गया, द कंपनी राइट ऑफ, ठीक है। अब 2019 में क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अपने को। तो 2019 में जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब आप समझो, ये इंस्टीट्यूट ने गलती से यहाँ पे ये 18-19 नहीं 19-20 होना चाहिए, 19-20 होना चाहिए, गलती से इंस्टीट्यूट ने 18-19 लिखी, चलो कोई बात नहीं। 2019 की अगर बात करें, तो वो 10 ट्रक में से एक ट्रक तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो बचे कितने, 9 ट्रक, तो 9 ट्रक ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना, तो 50 लाख 50 लाख एक ट्रक का, तो 9 ट्रक मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20%, तो 20% आपने कर, तो ये हो गया 90 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन आ गया उसका। अब एक ट्रक आपने 60 लाख रुपए खरीदे, वो एक ही ट्रक है, एक ट्रक मल्टीप्लाई बाय 20%, 3 महीने का, आपने कब खरीदे, 1 अक्टूबर, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो वो न्यू ट्रक पे 3 लाख थे, टोटल डेप्रिसिएशन 90 और 3 93 लाख, तो ये आ गया आपका 93 लाख। तो ये आया 93 लाख डेप्रिसिएशन, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2010 का, ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें डेप्रिसिएशन अपने को लगेगा 2010 में। तो यहाँ पे एक ट्रक जो था 50 लाख रुपए का, एक ट्रक ऐसे जिनकी 50 लाख की कीमत है, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय टोटल 9 ट्रक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला, इसलिए 20% लगा दी उसमें 90 लाख। फिर नया ट्रक था आपका 60 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय यहाँ तो 2020 में पूरे साल में ही पूरा साल यूज हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 20% 12 लाख, तो टोटल हुआ 1 करोड़ 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 1 करोड़ 2 लाख, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1 करोड़ 80 लाख से खत्म। 19, तो बच्चे ने ये बार कई बार ये रेगुलर बैच में भी करे हमने ऐसे क्वेश्चन। 19 ये जो आपको ओपनिंग 19-20 का एक्चुअल में उसने अकाउंट पूछा,
और डिटेल दिया 2017 से, तो भाई 2019 की शुरुआत की क्या पोजीशन, उस पर तो हमको आना पड़ेगा ना, उस पर तो आना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और फिर बस ये सिंपल था। नवंबर 2020 में पूछा डिस्कस द फैक्टर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको बताया कौन कौन से फैक्टर हमको कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पे थ्योरी में हमने बात की थी ना उसको, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड उसकी लाइफ कितनी, स्क्रैप वैल्यू कितनी, वो उसके फैक्टर है जो अपने को कंसिडर करना रहता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर, ये ना, ये आपका कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देखो बच्चे इतना शोर मचाते हैं थ्योरी क्वेश्चन कितना शोर मचाते हैं आप लोग थ्योरी का। थ्योरी कोई बहुत नहीं आती, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी 4 मार्क की, और क्वेश्चन नंबर 6 में वहां पे दिखती 5 9 मार्क की, और वो भी क्वेश्चन नंबर 6 आपने ऑप्शन में छोड़े तो 4 मार्क की रहती। तो उसके लिए इतना शोर नहीं मचाना, बाकी क्वेश्चंस पूरे अच्छे से करना। वो ऐसी थ्योरी आती, कंसेप्ट समझे तो आप खुद ब खुद करूंगा। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ये फैक्टर्स वाले पूछा था 3 फैक्टर कौन से, तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखिए। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें थ्योरी मोस्ट प्रॉब्ली आएंगी आएंगी, वो डिस्कशन में आएंगे ही आएंगे बेटा। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो चैप्टर, उससे भी थ्योरी बहुत आती है, वो 4 नंबर तो यहाँ पर वो कवर होगा, उसको इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं। बचे हुए 95 को अपन नहीं ध्यान दे रहे, उसकी थ्योरी पे अपन खूब टेंशन लेते, तो थ्योरी इतना टेंशन लेना नहीं, डिस्कस में क्लास में करता ही। वो पॉइंट्स बस आपको ख्याल रखना, एग्जामिनेशन में आपको उसको अपने वर्ड्स में लिख के आना रहेगा। ओके, एक और चीज बेटा, एक सेकेंड मेरे को ना, आज ही हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। एक सेकेंड रुकेंगे, पॉइंट ट्रांसफर बस ऑफ रुपीज दिसंबर 21, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा अकाउंटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। मेहनत जम के करो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट इधर उधर होना नहीं, एंड डोंट वरी, पूरे चैप्टर आप लोग के रिवीजन के मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन शेड्यूल बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी रहती है, जैसे अभी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, अभी बस 10 मिनट बाद मेरी सी इंटरमीडिएट की क्लास है। अभी बस अभी मैं कि ये रिकॉर्ड किया, उसके बाद थोड़ा सा बस ब्रेकफास्ट, ऑफिस में इतने सुबह सब आते भी लेट है, तो अभी फिर ब्रेकफास्ट ये सब कुछ ज़्यादा नहीं, बस पानी वानी पीऊंगा, और अभी अपना सी इंटरमीडिएट की 15 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद क्लास, उनकी 3.5 आवर की क्लास होती है, इंटर की लाइव बैच हो, फिर वो रहती है। उसके बाद फिर फाउंडेशन की दोपहर में टाइम मिलता है, फिर उसके बाद इमीडिएटली फिर फाउंडेशन की रेगुलर बैच चल रही है, लाइव बैच, फिर वो लाइव बैच रहती है। सो शेड्यूल में उसको मैच करते जा रहे हैं, बट डोंट वरी, सारे के सारे लेक्चर्स में अपलोड करूंगा। बस मेहनत करने से बेटा पीछे हटो मत, और मेहनत करो। और मैं आपको कई चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर बड़ा डिप्रेशन लग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मेरे को कुछ बताओ। अब कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे कहे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा मुझे बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, एग्जामिनेशन आ रही क्या बताऊंगा। मैं ये बोलूंगा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो कर लो, लेकिन वो अप्रोच आपकी बड़ी अच्छी, ये माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग होना की बहुत ज़रूरत है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सी एग्जामिनेशन खेली आपके, इसको आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो उसके ऊपर है। एग्जामिनेशन करीब आएंगी, प्रेशर आएगा, लेकिन ये एटीट्यूड अगर आप लोग रखोगे, नहीं 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 हो रहा मेरे से, तो मैं तो खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे से नहीं होता, नहीं होगा, मैं नहीं पास नहीं होता, ऐसी ऐसी अप्रोच नहीं रखना है बेटा आपको। माइंडसेट रहता है, इसका खेल आप होता है ना, जब क्रिकेट मैच होते, तो क्रिकेट मैच होते जीतता कौन है ना, जो दो टीम अगर बड़ी स्ट्रांग टीम है बेटा, दो टीम बहुत स्ट्रांग है, दोनों इक्वली है, इक्वल है, दोनों एक जैसे ही परफॉर्म करते, दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सपोज सेम है, लेकिन उसमें जीतता कौन है वहां पे क्रिकेट मैच, जो उस प्रेशर को हैंडल कर जाए, है ना, उस प्रेशर को जो हैंडल कर जाए वो वाली टीम जीत जाती है बेटा। तो हमारे लिए भी ये बस वही है, ये एग्जामिनेशन को प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप नर्वस होंगे, ये ऐसा वो वैसा, नेट पे 50 चीज सर्च, आपने जो पढ़े हो अभी तक बस वही पढ़ो, नया कुछ भी मत पढ़ो। एग्जामिनेशन आ रही है आपकी, एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन करीब आ रही, तो अभी कुछ भी नया मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है बस उसी को आप रिवाइज करोगे, और उसी को आप पढ़ के जाओ। नई चीज़ को आप बहुत नहीं कर सकते, छोटी मोटी तो वो बात अलग है, लेकिन एक बहुत ही लेंदी कोई नहीं, आपको रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें कवर करना है, तो नई चीज़ पे ज़्यादा नहीं। तो जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई है उसको आप क्या करते हो बेटा, रिवाइज करो। या छोटा मोटा कोई टॉपिक रह गया तो बात अलग है, कि आप एक स्लॉट रखोगे दिन में 1 घंटे में, जो पेंडिंग है आप ऐसे भी कर सकते हो, कि जो पेंडिंग वर्क है आपके चैप्टर्स, उसको ज़्यादा नहीं, हम शाम को या सुबह जब भी 1 घंटा देंगे या 2 घंटा, बाकी फिर पूरा रिवाइज करेंगे, तो उसमें जो आपका पेंडिंग है वो हो जाए। लेकिन आखिरी के 10-12 दिन जब एग्जाम के आएंगे, तो 10-12 दिन में कोई भी नई चीज़ को उठाने की कोशिश मत करना, नई चीज़, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना बेटा, जो चीज़ पढ़े बस उसी को अपने रिवाइज करना। माइंडसेट अपना स्ट्रांग होना, माइंडसेट का खेल है, आपका दिमाग बस अच्छे से होना, मतलब प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आप पे प्रेशर नहीं, सब पे प्रेशर है, सब पे प्रेशर है, आप ही पे नहीं है वो प्रेशर। अब नर्वस नहीं होना, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये तो कोर्स नहीं करना था, अब कोर्स कर रहे हो तो प्रेशर हैंडल करना आपको आना, करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
तो पॉजिटिव माइंड से पढ़ो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस पूरा पढ़ाई पे होना, और जो पढ़ो उसको रिवाइज करते जाओ और सब अच्छा ही होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय।